नमस्कार दोस्तों, स्त्री काल के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं मनोरमा और आज फिर हम एक समसामयिक विषय पर लाइव चर्चा के साथ हाजिर हैं। बात आज हम कर रहे हैं कांग्रेस के अधिवेशन की, अहमदाबाद अधिवेशन की और जहां पर कल 8 अप्रैल और 9 अप्रैल 2 दिनों का ये अधिवेशन और इसमें पार्टी कांग्रेस पार्टी नए सिरे से अपनी रणनीति जो है वो तय कर रही है और आगे जो पीछे जो भी हुआ उस पर मंथन भी है और तमाम चुनाव जो आगे आने वाले हैं उन सब पर भी विवेचना की गई है। साथ में राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट तौर पर इस अधिवेशन में कुछ बातें कही जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। 64 साल बाद कांग्रेस ने गुजरात में अपना अधिवेशन आयोजित किया है। इससे पहले भावनगर में हुआ था और दूसरी बात यह है कि गुजरात बीजेपी का मजबूत गढ़ है। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों वहीं से आते हैं और पिछले 27 साल से भाजपा की लगातार वहां पर सरकार है। उसके पहले 1 साल सरकार रही थी, फिर कांग्रेस शंकर सिंह वाघेला की 1 साल के लिए सरकार बनी थी। उसका लगातार 27 साल से जो है यहाँ पर भाजपा की सरकार है और गुजरात मॉडल की खूब चर्चा रही। उसी गुजरात मॉडल के आधार पर नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आए, लेकिन अब 2 टर्म की उनकी जो सरकार पूरी हो चुकी, उन्होंने 2 टर्म पूरा किया, तीसरा है। तो गुजरात मॉडल दोनों जगह जो है वो अपनी जो उसके दावे थे वो और जो हकीकत है वो भी धीरे धीरे करके तस्वीर साफ पूरे देश को हुई है, गुजरात को भी हुई है। लेकिन फिर भी रणनीतिक रूप से संभवतः कांग्रेस फेल रही है कि बावजूद एंटी इनकम्बेंसी के 2 लगातार विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस जो है वहां पर सरकार में नहीं आ सकी। पिछले विधानसभा चुनाव में तो खराब परफॉर्मेंस था, उसके पहले वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का गुजरात में प्रदर्शन अच्छा था, बावजूद इसके सरकार नहीं बन पाई थी। और अब 2027 में गुजरात में चुनाव है तो वो भी एक केंद्र में है, लेकिन फिर भी एक सवाल तो बनता है कि आखिर राहुल गांधी ने वहीं से क्यों वहीं ये अधिवेशन क्यों किया और वहां से जहां से मतलब 2 मुख्य, एक तो भाजपा का गढ़ है, भाजपा जो है वो है भी, और साथ में 2 जो मुख्य नेता है वहां उनके उसका वो उनका वो होम स्टे और ये सारी बातें तो है ही। और एक और बात है कि इस लोकसभा चुनाव के बाद 2024 लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी गुजरात का ये 2 बार दौरा भी कर चुके हैं। उसके बाद ये अधिवेशन है और इससे पहले उन्होंने गुजरात के अपने पिछले महीने के में जब वो गए थे गुजरात में तो उन्होंने इस बार कांग्रेस के ही इस पे सवाल पर उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी में कुछ लोग हैं जो कांग्रेस में होते हुए भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको पार्टी से जो है निकालने की जरूरत है। इसको उन्होंने इस बयान की भी बहुत चर्चा हुई थी। इसके अलावा संसद में भी उन्होंने कहा कि हमने आपको अयोध्या में हराया और हम आपको 2027 में गुजरात में हरा कर दिखाएंगे। इसके पहले बिहार का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है, तमाम जगह, और 2029 की चुनौती अलग से है लोकसभा की, वो तो है ही। तो ये तमाम चीजें कांग्रेस को इसके बीच में अपनी रणनीति मजबूत करनी है, संगठन को मजबूत करना है, ये तमाम मोर्चे पर जो है काम करना है और साथ में जिस स्लीपर सेल की बात कर रहे थे वो भी है, तो उससे भी निपटना है कि कौन कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस के अगेंस्ट में काम कर रहा है। तो खैर गुजरात में उन्होंने अहमदाबाद अधिवेशन में भाजपा पर खासा आक्रामक रहे और उन्होंने तीखे हमले किए और खास तौर पर उन्होंने जाति जनगणना, आरक्षण, इन सब पर अपनी प्रतिबद्धता को दोहराई। बार बार कहा उन्होंने कि देश की 73% आबादी जो है ओबीसी, एससी, एसटी है और सरकार उनके अधिकारों से क्यों भाग रही है। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर सीधे सीधे निशाना साधा कि वे खुद ओबीसी से आते हैं लेकिन जाति जनगणना से भागते हैं और उनके सरकार में इनको जो है उनका हक नहीं मिल रहा है। 50% जो आरक्षण की एक सीमा रेखा है उसको तोड़ने की बात उन्होंने कही, तेलंगाना का उदाहरण दिया। तेलंगाना के साथ साथ उन्होंने कहा कि पूरे देश में जो है ये जो रेखा है वो हटनी चाहिए, टूटनी चाहिए और जो उनकी जितनी उनकी
हिस्सेदारी है, उनको उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, ये है। तो इस पर उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया। इस वाले में भी कल बिहार में भी जब वो बोल रहे थे तो वहां भी उनका यही था, इसी चीज पर उन्होंने बहुत जोर दिया था, जाति जनगणना, ओबीसी, और हाँ, उन्होंने माइनॉरिटी का भी, मुसलमान तो नहीं बोला उन्होंने, लेकिन माइनॉरिटी का भी बार बार जिक्र किया कि माइनॉरिटी इस 73% आबादी में जो है, ओबीसी के बाद उन्होंने उनका भी नाम लिया, तो ये भी एक रहा। और इसके अलावा और दूसरे और कई मुद्दों पर भी उन्होंने चर्चा की। एक तो जो प्राइवेट कॉलेज में रिजर्वेशन है उसकी भी बात हो रही है, तो ये भी है, हम इन सब पर बात करेंगे। और ये देखना है कि क्या सिर्फ जाति जनगणना और ओबीसी इन सब की बात करके, या पिछड़े दलित, इन सब की बात करके कांग्रेस राजनीति में वापसी कर पाएगी, जैसी वापसी उन्हें चाहिए केंद्र की सत्ता पाने के लिए, और तमाम इन राज्यों के भी चुनाव में। और क्या जो है इससे मोदी और एनडीए के जो घटक दल हैं और भी, उन सबको एक समेकित चुनौती कांग्रेस से मिल पाएगी इन सब बदलाव से, जो जिन बदलावों की बात कर रहे हैं, ये तमाम मुद्दे जो हैं इनको एड्रेस करके। तो हम इन्हीं सब पर आज चर्चा करेंगे कि क्या उनका भावनात्मक भाषण है ये, या जमीन पर संगठन, जनाधार, ये सब जो है उसको लेकर वो वाकई गंभीर है, और कहानी जो है वो पुरानी नहीं होगी। इस बार जो है कांग्रेस अधिवेशन से जो भी उस मंथन से जो भी निकल कर आ रहा है, उस पर पार्टी बहुत गंभीरता से काम करेगी। और बाकी सभी जगह जो भी है, चाहे बिहार के चुनाव हो या अन्य राज्यों के, और खास तौर पर गुजरात की बात, गुजरात में अधिवेशन हुआ, तो एक जो है मजबूत चुनौती कांग्रेस पेश करने की हालत में होगी। हम अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं, स्क्रीन पर उन्हें लाते हैं। आज की चर्चा हम इसी पर केंद्रित होकर करेंगे। हमारे साथ उत्पल अनिश जुड़ रहे हैं, वो गुजरात से ही जुड़ रहे हैं, तो उससे खास तौर पर गुजरात के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ शाकिब जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक टिप्पणीकार, विश्लेषक। हमारे साथ मनीष शर्मा जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक टिप्पणीकार, विश्लेषक। हमारे साथ सूरज मंडल जी हैं, राजनीतिक टिप्पणीकार, विश्लेषक, और साथ में दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक भी हैं, प्रोफेसर हैं। और हमारे साथ संजीव चंदन है, श्रीकाल के संपादक। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की पहली टिप्पणी हम उत्पल अनिश से लेते हैं, अनिश जी से लेते हैं, क्योंकि गुजरात में अधिवेशन हुआ, तो थोड़ा सा जो गुजरात का 2027 का चुनाव, साथ में जो अभी राहुल गांधी ने कहा, अभी इस अधिवेशन में जो उनकी बातें रही, ओबीसी, जाति जनगणना, इन सबको बार बार वो दोहरा रहे हैं, हर जगह इसकी बात कर रहे हैं। तो ये सब गुजरात में कितना उसका असर होगा, और जिस तरह से मैं पीछे भी कहा कि मतलब स्लीपर सेल है वहां पर, तो अब तक 1 महीना बीत चुका है, कांग्रेस ने क्या उससे आगे इस 1 महीने के दौरान काम किया? संगठन में कुछ अलग देखने को आया गुजरात कांग्रेस में? ये तमाम चीजें जो है आपसे जानना चाहेंगे। जी, मेरी आवाज पहुंच रही है ना आप लोगों तक? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले जब भारत जोड़ो यात्रा का जो सेकंड फेज जो शुरू हुआ, नॉर्थ ईस्ट से जो मुंबई तक रही, उस दौरान जो है राहुल गांधी की एक मीटिंग हुई थी। एक ट्राइबल एरिया है राजपीपला करके, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर वहां पर। उस समय कई सारे वहां पे एक्टिविस्ट लोग थे, कांग्रेस पार्टी के वर्कर थे, जर्नलिस्ट थे। वहां पे राहुल गांधी ने एक मीटिंग में फोकस किया था कि अगले 2-3 सालों में हम गुजरात पे फोकस करेंगे। लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा गुजरात कांग्रेस के अंदर जो है देखने को उथल पुथल देखने को मिला नहीं। और पिछले 1 सालों से, जब 1 महीना पहले राहुल गांधी गए, उसके पहले 1 सालों तक बहुत ज्यादा गुजरात में कोई उस तरीके का प्रोटेस्ट या फिर ये नहीं कर पाया था कांग्रेस, या फिर मुद्दों को लेकर सांगठनिक स्तर पर भी कोई बड़ा बदलाव नहीं हो पाया था। अभी जो राहुल गांधी कह रहे हैं, देखिए गुजरात को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में पहले से देखना होगा कि वहां का जो एक मैक्सिमम मतलब अधिकतम लोगों का जो झुकाव रहा है, वो एक धर्म की तरफ झुकाव ज्यादातर है, आम पब्लिक का। तो गुजरात को इस ऐतिहासिक संदर्भ में भी देखने की जरूरत है। उसके अलग अलग कारण हैं वहां पे क्यों रहा गुजरात का, क्योंकि एक पुराना व्यापारिक केंद्र रहा, धार्मिक तरीके से भी लगातार वहां पे सोमनाथ मंदिर को गिराया गया, इस कारण से भी जुड़ा।
अब राहुल गांधी पिछले 1 महीना पहले आकर बोले कि नहीं, गुजरात में जो है हम जो है स्लीपर सेल जो है या संघ के लोग जो है कांग्रेस में उनको साफ करेंगे। तो अगर गुजरात में साफ करेंगे कांग्रेस के अंदर से तो 90% करीब जो है कैडर से लेकर ऊपर तक साफ हो जाएंगे लोग, ये तय है। और राहुल गांधी इसका क्या परिभाषा रखे हैं वो करने के लिए कि स्लीपर सेल का कौन है मेंबर है। मैं जैसे एक छोटा एग्जांपल आपको 2 साल पहले का देता हूँ। हुआ क्या था कि वहां प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल लाए जा रहे थे, 10 यूनिवर्सिटी को एक साथ मान्यता दिया जा रहा था। उसमें से गुजरात कांग्रेस के 2 टॉप लीडर के कॉलेज को यूनिवर्सिटी में बदल दिया गया। और आज के डेट में करीब 84 से ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सबसे ज्यादा भारत में जो है गुजरात में है। तो राहुल गांधी कैसे निकालेंगे लोगों को, ये तो आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन अभी जो दिख रहा है, जो मुझे दिख रहा है, राहुल गांधी रायपुर छत्तीसगढ़ में जो लास्ट बार जो कांग्रेस का जो मीटिंग हुआ था सीडब्ल्यूसी का, अगर देखेंगे तो वहां पे सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे। लेकिन अगर आप देखेंगे कि स्क्रीन पे जो दिखाई देते हैं, मान लें कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन जो स्क्रीन पे दिखाई देते हैं, या कांग्रेस जो है पीआर डिपार्टमेंट या स्पोक्स पर्सन का जो डिपार्टमेंट है, वहां से जो टीवी पे जो भेजा जाता है, उसमें से कितने ओबीसी, कितने एससी, कितने एसटी हैं, अगर इसका भी एनालिसिस हो तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि पिछले 1 साल में या 2 साल में क्या राहुल गांधी बदलाव कर पाए। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बदलाव हुए हैं। एक पहले स्पोक्स पर्सन हुआ करती थी उषा नायडू, जो दलित समुदाय से थी। उसके बाद आपको कोई नहीं दिखेगा लगभग, जो मुझे लगता है कि जो पैनलिस्ट है कांग्रेस की तरफ से हो। तो मुझे नहीं लगता है कि वहां दिखाई दे रहा है। रही बात एक मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा कि जी, जी, एक 2 रिजोल्यूशन जो कल पास हुए अभी, और आज के रिजोल्यूशन का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, जी, उसमें यह था न्याय पथ और दूसरा क्लेमिंग सरदार पटेल। तो जी। इसको बताइएगा कि सरदार पटेल से क्या कांग्रेस का कोई बेरुखी थी? और आपसे एक बात हो रही थी तो ये भी था कि अभी एक यूनिवर्सिटी बनी वहां कोऑपरेटिव की, जो जी, मोदी सरकार ने त्रिभुवन दास पटेल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, जो त्रिभुवन दास पार्लियामेंट पटेल, में वो बिल पास हुआ। बिल्कुल कांग्रेस के नेता, तो उसको लेकर के जो रिएक्शंस थे वो, और या कांग्रेस का जो रिस्पांस था, इन सबको समेटते हुए सरदार पटेल को कितना क्लेम कर पाएगी, क्यों उदासीन हो गई थी? जी जी। देखिए, सबसे ये है कि कांग्रेस का जो अभी का स्थिति है जो है गुजरात में, वो मतलब सांगठनिक स्तर पे बहुत शून्य, बहुत क्या मतलब शून्य पे पहुंच गया है। तो उसको कैसे करेंगे। रही बात सरदार पटेल की, सरदार पटेल का देखिए, सरदार पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, स्वतंत्रता सेनानी रहे, बड़ा नाम भी है उनका। लेकिन सरदार पटेल का जो सबसे ज्यादा जो है खेड़ा आंदोलन जब हुआ था, मुझे लगता है कि 1918 में, हाँ, तो वहां पे क्या हुआ कि सरदार पटेल सीधे तौर पे जो है कोऑपरेटिव से जुड़े नहीं रहे, लेकिन उसको जो है बढ़ाने में त्रिभुवन दास पटेल, जो जिनके नाम पे करीब 10 दिन पहले जो ही यूनिवर्सिटी संसद में एक्ट पास करके बनाया गया सहकारिता को लेके, आप देखेंगे कि पिछले देखिए 2 फैक्ट मैं बोल रहा हूँ गुजरात के बारे में। गुजरात में 1960 में अलग हुआ महाराष्ट्र से। 60 से लेकर 2000 तक एक स्टडी हुआ था, एक प्रोफेसर ने स्टडी किया था कि जितने भी 1960 से 2000 तक एमएलए बने हैं, उसमें से मोर देन 80% एमएलए का बैकग्राउंड कोऑपरेटिव का रहा है। और आज के डेट में भी मुझे लगता है कि 75% से नीचे रेशियो नहीं आया होगा। तो गुजरात में जो सत्ता का खेल है वो पीछे से पूरा कोऑपरेटिव का खेल है, सहकारिता का खेल है। और ये सिर्फ गुजरात में ही नहीं, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में और कर्नाटका में भी दिखाई देता है। तो गुजरात का जो है कि क्या है कि सरदार पटेल साहब को ये लोग चूंकि बड़ा जो वहां पे आप 60 के दशक के बाद देखेंगे, जब अलग हुआ गुजरात में, तो सबसे पहले तो मोरारजी देसाई का वहां पे था। 70 तक आप कह लीजिए कि मोरारजी देसाई एक तरीके से गुजरात को चलाते थे। लेकिन फिर बाद में पटेल लोग उससे जुड़े, और बाद में आप देखेंगे कि चिमन भाई पटेल बने, वो अलग होने के बाद ही बने, जनता दल से बने। तो पटेल का जब तक सपोर्ट रहा गुजरात में, पटेल कम्युनिटी का मैं बोल रहा हूँ, जिसमें से कड़वा और लेउआ पटेल दोनों आ जाते हैं वहां का, जो अपर कास्ट में है, मतलब सामान्य वर्ग में आते हैं, ओबीसी में नहीं आते हैं। तो उनका एक बड़ा ये रहा। लेकिन जैसे जैसे पटेलों की दूरी बढ़ती गई कांग्रेस से, वैसे कांग्रेस जो है गुजरात में खत्म होते गया। तो मुझे लगता है कि पटेलों को प्रभावित करने के लिए, और दूसरा कि कांग्रेस की जो लीगेसी रही है, सरदार पटेल के साथ जुड़े रहे हैं, और जिस तरीके से बीजेपी के लोग कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं कि सरदार पटेल को निगलेक्ट किया गया, उनकी बेटी को प्रताड़ित किया, जिस तरीके से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलता है, उसको रीगेन करने के लिए या रिक्लेमिंग करने के लिए कांग्रेस जो है एक आधार खड़ा करना चाहती है। और गुजरात से अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती है आज के समय में। और
चूंकि पिछले बार ही जब भारत जोड़ो आंदोलन के सेकंड फेज में जब गुजरात से गुजर रहा था तो उस समय राहुल गांधी ने बोला था कि गुजरात में आखिर क्या कारण है कि हम लोग इतने पीछे हैं। तो कोई भी गुजरात कांग्रेस के लोग जवाब नहीं दे पाए थे राहुल गांधी को। तो राहुल गांधी ने अलग अलग प्लानिंग की। उसके बाद गुजरात में हुआ कि दांडी यात्रा का भी 28 मार्च से जो ये होता है 12 अप्रैल को जो कंक्लूड होता है तो उसको भी कोशिश कर रहे थे इससे जोड़ने के लिए। और बिगू नोनिया बिहार में इलेक्शन है तो वहां से भी कनेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उसके परिप्रेक्ष्य में जो है राहुल गांधी और एक ऐतिहासिकता के संदर्भ में महात्मा गांधी और सरदार पटेल को जोड़ के करना चाह रहे थे। बाकी मुझे नहीं लगता है कि गुजरात में आज के डेट में जो स्थिति है कि कांग्रेस खड़ा कर पाएंगे। दूसरा रहा कोऑपरेटिव सेक्टर को। हाल फिलहाल में आप देखेंगे पिछले 2-3 सालों से कोऑपरेटिव सेक्टर्स जो है, कोऑपरेटिव सेक्टर्स में देखिए 3 मोटे तौर पे हैं। एक है एग्रीकल्चर, एक शुगर कोऑपरेटिव अलग से है, और एक जो है जो शुगर कोऑपरेटिव में उसमें खेल है कि शुगर फैक्ट्री से लेके और खेत तक का पॉलिटिक्स है। एक जो है एपीएमसी या फिर पैक्स का जो ये है एरिया है कोऑपरेटिव के अंदर, वो है बाकी फसलों से जुड़ा हुआ। और दूध डेयरी का जो है वो अलग है। तो दूध डेयरी का हम देखेंगे कि जो त्रिभुवन दास पटेल जो थे, जो 1946 में जो है खेड़ा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ बनाए, और वर्गीज कुरियन जो है वो 1949 में गुजरात पहुंचते हैं। तो आप अगर पिछले 25-30 सालों में देखेंगे कि त्रिभुवन दास पटेल का नाम लेने वाला गुजरात कांग्रेस से लेकर दिल्ली तक कोई नहीं रहा। वर्गीज कुरियन को जनरली हम लोगों को इतिहास की किताब में भी पढ़ाई जाती है कि श्वेत क्रांति का आविष्कारक कौन है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन के बारे में बोला जाता है। लेकिन वर्गीज कुरियन अपनी अपनी आत्मकथा में खुद त्रिभुवन दास पटेल को जो है क्रेडिट दिए हैं। और वर्गीज कुरियन जो 1949 में वहां पे पहुंचे थे तो वो टेक्निकल इश्यूज को लेकर कि दूध को ज्यादा देर तक ठंडा कैसे रखा जाए और ये सब वो टेक्निकल को लेकर गए थे। लेकिन त्रिभुवन दास पटेल फिर उनको जो है कैरा जो है संघ जो है, जो आज के डेट में अमूल के रूप में जाना जाता है, उसका बाद में डायरेक्टर और चेयरपर्सन भी बनाए। तो ये तमाम वजह रही। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जब तक कि कोऑपरेटिव को लेके सिर्फ जो है एक पोस्टर जारी हुआ कांग्रेस की तरफ से, आप देखेंगे, मैं बहुत डिटेल से नहीं देखा हूं लेकिन आप लोग भी बताएंगे कि पूरे जो 3-4 दिन लगातार जो अलग अलग लोग कांग्रेस से जुड़े हुए नेता लोग जो प्रेस को जो संबोधित किए, उसमें कहीं भी कोऑपरेटिव सेक्टर्स का बड़े लेवल पे मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों ने किया। सिर्फ एक पोस्टर जारी हुआ कि गुजरात में अब तक जितने भी कोऑपरेटिव मिल्क डेयरी हैं उन सभी का स्थापना जो है 16 मिल्क डेयरी का वो कांग्रेस ने किया है, बाकी कहीं कुछ आ नहीं था। तो मुझे नहीं लगता है कि आज के डेट में जब तक ये कोऑपरेटिव पे नहीं ध्यान देंगे और जैसे जैसे कोऑपरेटिव सेक्टर से कांग्रेस के लोग हटते गए या हटाया गया, बीजेपी के लोगों का कब्जा होते गया कोऑपरेटिव सेक्टर पे, वैसे वैसे और भी इनके हालत सहकारिता मंत्रालय जो विशेष तौर पे बना केंद्र में, उसके मंत्री भी अपने पास रखे हुए, अपने पास जी, इसीलिए रखे हुए। ये मंत्रालय पहले नहीं था, ये मंत्रालय बनाया गया और अमित शाह ने चूंकि गुजरात की राजनीति उससे साधी है तो उसको एक नए लेवल पे ले जाने के लिए फिर केंद्र में अलग मंत्रालय, गृह मंत्रालय के साथ वो सहकारिता मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। और इसके मार्फत पूरे देश की सहकारिता पे अब तो वो उन्हीं के उसमें आता है, और गुजरात का तो खैर है ही है। नहीं, मुझे लगता है ना कि देखिए सहकारिता के बारे में क्या है ना कि इस पे एक अलग से मतलब एक ये हो सकती है, बहस हो सकती है, बातचीत हो सकती है। सहकारिता क्या कि कोऑपरेटिव, देखिए अब मुझे लगता है कि जब अमित शाह जी अलग से मंत्रालय बनवाए तो कुछ सोच समझ के बनाए होंगे। हम लोगों को, हम जैसे रिसर्चर या पत्रकारों को जो लगता है कि बीजेपी जो है ये चीज करवा रही है, इन सब चीजों से जीत रही है, लेकिन ग्राउंड पे जो पकड़ बना रही है बीजेपी आज के समय में, देख रहा हूँ कि बाकी आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक नेशनल क्वालिटी काउंसिल होता है जो डायरेक्ट पीएमओ के अंडर में आती है, उसका एक प्रपोजल है अभी सरकार के पास कि जिस तरीके से हर ग्राम पंचायत में पंचायत भवन बनाया जा रहा है, वैसे ही हर ग्राम पंचायत में कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के तहत जो है एक कृषि भवन बनाया जाएगा। और वहां पे खाद बीज तो रहेंगे ही, किसानों का जो उत्पादित किसानों के द्वारा जो उत्पादन किया सामान है उसकी भी खरीद होगी। तो ये पूरे देश में मॉडल लागू किया जाएगा, आगे आने वाले में आप दिखेंगे तो। और आप यही कारण है कि देखिए आप कोऑपरेटिव बोली, मुझे याद आ गया कि जितने भी कोऑपरेटिव के टॉप इंस्टीट्यूशंस है, जैसे इफ्को, उसके चेयरपर्सन गुजरात से हैं। जो सारे भारत के जितने भी डेयरी हैं उसका जो एसोसिएशन है उसके हेड है वो गुजरात से हैं। नाबार्ड का जो हेड है वो गुजरात से है। क्रिफ्को का जो है वो हेड गुजरात से है। ऐसे करके 6 से 7
टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है कोऑपरेटिव का, उसके सारे के सारे जो है, एक सिर्फ डीपी यादव या सीपी यादव को ही झांसी से पहले इफको का चेयरपर्सन हुआ करते थे, वो एसोसिएशन ऑफ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस के भी हेड हैं। तो वो भी हालांकि बीजेपी से जुड़ गए हैं, पहले सपा से जुड़े हुए थे। तो मुझे लगता है कि देखिए, सहकारिता आंदोलन से जो अलग अलग कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस बने, उसका फायदा जो है पहला फेज में जो है कांग्रेस के लोगों ने लिया, और वहां पे जब तक जुड़ा रहा कांग्रेस के लोगों का, तब तक तो जमीनी पकड़ इनकी रही। आप इवन की आप महाराष्ट्र में देखिए कि शरद पवार जी जो है कोऑपरेटिव के थ्रू अलग अलग उन्होंने प्रयोग वहां पे किए, कोऑपरेटिव स्कूल से लेके कॉलेज से लेके गन्ना से लेके सब कुछ किए। तो मुझे लगता है कि गुजरात में इसको अमित शाह अभी जो है पूरे देश में मॉडल लेकर जा रहे हैं, कोऑपरेटिव का मॉडल। और इस पे जो है कांग्रेस का जो अपना किया है, जैसे त्रिभुवन दास पटेल जो थे, वो कांग्रेस के नेता थे और सरदार पटेल के नेतृत्व में काम करते थे, उनके गाइडेंस पे काम करते थे। उसके बारे में आज तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2009 में बना, कुछ स्टूडेंट्स का डिमांड था कि त्रिभुवन दास पटेल के नाम पे एक चेयर बनाया जाए। 9 से 14 तक कांग्रेस सुनी नहीं, और इसको और बड़े लेवल में ले जाके जो है बीजेपी वहां पे कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस बना रही है। और मैं आपको ये दावे के साथ आज कहता हूं, और जो मेरे जो वहां जो संपर्क सूत्र हैं, उनका कहना यह है कि इसकी 2-3-4 जिस तरीके से अलग अलग यूनिवर्सिटी का जो अलग अलग स्टेट में जो ब्रांच खुल रहे हैं, वैसे ही इस कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस का ब्रांच हो सकता है कि आने वाले चुनाव में बिहार में भी अनाउंस हो जाए कि त्रिभुवन दास पटेल का जो है कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी का एक ब्रांच बिहार में भी खुलेगा। तो अलग अलग तरीके से जो है अमित शाह जो कोऑपरेटिव पे फोकस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं जी। तो हाँ, क्या बोल लेकिन रहे थे? इस बार जो अभी कांग्रेस की जो प्रेजेंस है अभी अधिवेशन में, तो और बार के मुकाबले में मतलब कि काफी फ्लैग्स, काफी जो है पोस्टर इन सब से पटा रहा। तो एक तरह से मतलब रिसेप्शन कैसा रहा लोगों के बीच में, और कांग्रेस ने थोड़ा सा तो असर डालने की कोशिश की है पहले के मुकाबले में। देखिए, गुजरात कांग्रेस का सबसे बड़ा दिक्कत मुझे लगता है कि ग्राउंड से एकदम कट गए हैं लोग, गुजरात के जो नेता जो हैं, लीडर्स जो हैं, और कई सारे जो नेता जो कांग्रेस में थे, वो हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से बोल देते हैं कि वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए। कई सारे नेताओं को छोड़ने पे मजबूर भी किया गया कि दूसरी तरफ चले जाए, वो अपने आप को बचाने के लिए, अपनी यूनिवर्सिटी या संस्थान को बचाने के लिए चले गए। अभी का जो राहुल गांधी जिस तरीके से आक्रामक हो रहे हैं, और खासकर गुजरात में, वो मुझे लगता है कि गुजरात मॉडल का जो ऑरा जो बनाया गया था पूरे भारत में, उसको अब वो खारिज करने के लिए, जैसे भी खारिज करें, आप बहस में, लेख से, रोड पे उतर के, उस पे अब राहुल गांधी धीरे धीरे आ रहे हैं, और जो अच्छी शुरुआत कांग्रेस के लिए मानी जा सकती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत अगर गुजरात कांग्रेस का देखेंगे, मैं तो गुजरात कांग्रेस और बिहार कांग्रेस को बहुत नजदीक से देख रहा हूं, देखा जाएगा वहां डाइवर्सिटी है ही नहीं, और जो मुद्दों की जो समझ होनी चाहिए जो नेताओं को, अभी भी पुराने नेता जो हैं 90 और 2000 के दशक में जी रहे हैं। और बीजेपी कितने आगे बढ़ गई है, या बाकी पार्टी, रीजनल पार्टी बढ़ रहा है, तो वहां पे मुझे नहीं लगता कि गुजरात में बहुत ज्यादा ग्राउंड पे लोगों के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। हाँ, 2 साल पहले जब शक्ति सिंह गोहिल जब वहां का प्रेसिडेंट बने जीपीसीसी का, तो गुजरात में लोग, गांव में भी बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स मिला था कि शक्ति सिंह गोहिल कोई बड़ा बदलाव करेंगे। लेकिन अब उसके बाद और भी नाराजगी बढ़ गई है ग्राउंड पे जो लोग हैं, कि राहुल गांधी बहुत ईमानदार है, कर सकते हैं, लेकिन गुजरात कांग्रेस के नेता बेईमान हैं। वहां के लोगों के रिएक्शन है, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत पब्लिक में, हाँ, अगर कोई बड़ा कैंपेन गुजरात में चलाया जाए और नए लीडरशिप उभारे जाए, उसमें से सिर्फ कहने से नहीं होगा। मैं बोलता हूं कि आप देख लीजिए। मैंने उस लिहाज से बात की कि एक धड़ा ये भी कह रहा है कि बहुत अच्छा रिसेप्शन रहा, और मतलब बहुत, जिसको कहते हैं, लोग मतलब पहले के मुकाबले में ज्यादा जुड़े हैं इस बार के इस अधिवेशन में। देखिए, नहीं, मैं बोलूंगा कि आम लोग, कांग्रेस के लोग आए, कैडर आए, जो कांग्रेस के जो बचे खुचे कैडर हैं, जिनको एक होप दिखाई दे रहा, वो आए। नए जनरेशन के लोग जो मतलब कांग्रेस की, जिनके पापा या जिनके दादा जो कांग्रेस से जुड़े रहे, वो नई पीढ़ी आ रही है, एक राहुल गांधी की तरफ सकारात्मकता के साथ देख रही है, इनके साथ जुड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो कांग्रेस कैसे जोड़ पाएंगे? कोई मॉडल नहीं, सिर्फ राहुल गांधी के भाषण के अलावा जो है गुजरात में बाकी कुछ नहीं। ग्राउंड पे अभी भी कैसे जाएंगे लोगों के पास, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। और रिसेप्शन देखिए, गुजरात के लोग जो हैं बहुत अच्छे, जो हैं वो स्वागत करेंगे आपको। आप
चाहे किसी भी ये से रही, चूंकि एक बिजनेस स्टेट रहा है तो उस लिहाज से भी लोग स्वागत करते हैं, तो राहुल गांधी को उस हिसाब से वहां पे स्वागत किया गया। मुझे नहीं लगता कि ग्राउंड पे बहुत ज्यादा इसका सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए हम सूरज यादव सर के पास आते हैं, सूरज मंडल सर के पास। एक तो ये भी है कि बहुत बार ये होता है कि आप संदेश देना होता है, आप लड़ रहे हैं और वो उस लड़ाई का कितना असर होगा वो अलग की बात है। लेकिन राहुल गांधी ने गुजरात में ये अधिवेशन करके और फिर एक संदेश तो देने की कोशिश की है। उनके तेवर भी आक्रामक रहे, हमलावर रहे, तीखे रहे, और इसका भी अपना एक महत्व है। जिस लड़ाई का जो है उन्होंने वहां से गुजरात में जाकर के सीधे सीधे अमित शाह और नरेंद्र मोदी, अमित शाह दोनों को उन्होंने वहां से, और गुजरात मॉडल से लेकर तमाम बातें उन्होंने जो की, तो एक इसका महत्व तो है कि वो गुजरात में जा करके इसकी शुरुआत कर रहे हैं और लगातार जो है इस पर बात कर रहे हैं, चाहे संगठनात्मक रूप से बदलाव करना हो और आगे की जो नीति होगी कांग्रेस की उस पर भी वो बात कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो है 2027 में, एक फैक्टर ये भी था कि 2017 के चुनाव में उनका प्रदर्शन अच्छा था गुजरात में, क्योंकि और 2022 में आपके कारण आपने सीटें ज्यादा नहीं जीती थी, लेकिन उनका 14% से ज्यादा उनका वोट वो था। तो इस बार वो उनके गठबंधन का हिस्सा है। अभी आपकी अब स्थिति क्या होती है आगे आने वाले दिनों में दिखेगा, लेकिन हाँ, तो फिर ये संभावना है ना कि वो दोहरा सकते हैं अपना प्रदर्शन या उससे भी बेहतर कर सकते हैं जो उन्होंने 2017 में किया था। जी देखिए, अभी उत्पल जी ने बहुत ही विस्तार से बताया और कई बातों को गौर करने वाली बात है कि जो इसके पहले रायपुर अधिवेशन में जो रेजोल्यूशन पास किए गए, क्या उन पर आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है। अच्छा, मैं हाँ अब ठीक है, अब ठीक। हाँ, वो जो गुजरात जो है उसको इस तरह से, आवाज आ रही है सही मैडम? हाँ अब आ रही है। गुजरात एक तरह से राजनीतिक राज्य नहीं रह गया। जितना तरह का जो आप देखेंगे, जो जिस तरह से मैनिपुलेशन का अड्डा इसको बना दिया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और एक विश्लेषण किया उत्पल जी ने कि कोऑपरेटिव्स को लाके और जमीनी स्तर पर देखिए, कोऑपरेटिव्स में भारतीय जनता पार्टी घुसी है सिर्फ बंगलिंग करने के लिए, घोटाले करने के लिए। उनका अभी देखिए कौन सा बैंक बंद हो रहा है, कोऑपरेटिव का बंद हो रहा है। नोटबंदी हुई थी तो सबसे अधिक क्या वो कोऑपरेटिव्स का इस्तेमाल किस चीज में हुआ था? वो उससे आम लोग जुड़े हुए हैं। आम लोगों को तो गुजरात में राजनीतिक पहल करने की कोई जो कांग्रेस की इच्छा रही होगी उसको जमीन पे उतारना बहुत मुश्किल है, दो कारणों से। एक तो कांग्रेस पार्टी की रणनीति जो बनती है, जो जिसका कुछ जानकारी चंदन भाई को तो होगा ही, बहुत सारी जानकारी, मुझे भी थोड़ा बहुत जानकारी है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि कोई रणनीति के तहत कोई भी कार्रवाई नहीं होती। यहाँ पर एक बात उन्होंने कहा, वो एक स्लोगन है ना, मेरा भाषण ही राशन है, जो भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है, उसको कांग्रेस कई बार अपना चुकी है। भाषण तो बहुत होता है लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं होता है। ये हम देख रहे हैं कि गुजरात में आपने रेजोल्यूशंस पास किया, तो याद कीजिए जब इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन के पहले महात्मा गांधी ने एक बड़ा आंदोलन शुरू किया था गुजरात से, जिसके तहत उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह या नमक सत्याग्रह शुरू किया था। तो एक ऑन रोड कैंपेन था, एक लोगों के बीच में जाकर एक आंदोलन की शुरुआत थी, जिससे पूरा देश उस आंदोलन के प्रति बड़ी ही एक उत्साह के साथ और एक आशा भरी नजरों से देखा था, जिसके दूरगामी प्रभाव सभी राज्यों में पड़े। कांग्रेस पार्टी का कोई भी पिछले कई दिनों से, जब से ये रायपुर अधिवेशन हुआ है, आप मुझे बता दें कि किस आंदोलन से वो जुड़े हैं। किसान आंदोलन में वो नहीं चाहते थे राजनेताओं की दखल, लेकिन क्या आपने किसानों के लिए कोई आंदोलन किया? जो अग्निवीर का एक बड़ा मुद्दा उठाया राहुल जी ने, क्या उसको अंजाम तक ले गए? जाति जनगणना एक प्रमुख मुद्दा के रूप में उन्होंने उठाया है,
संसद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि जनगणना होगी, जाति पर चुप थे। क्या कांग्रेस के नेता विपक्ष ने उस पर आपत्ति की? क्या मेरी तो व्यक्तिगत रूप से भी एक बार राहुल जी को मैं अनुरोध कर चुका हूं कि आप एक सिंबॉलिक भी तो कम से कम दीजिए। आप महात्मा गांधी की तरह उतने किलोमीटर नहीं चलिए, कहिए मैं जाति जनगणना के लिए 2 किलोमीटर पद यात्रा करूंगा और पूरे देश में जो लोग मेरे इस अपील से सहमत है वो अपने अपने इलाके में करें, प्ले कार्ड लेके चले कि भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना करा। एक मुद्दा नहीं बन जाएगा तो आप देखिएगा। प्रश्न ये है कि गुजरात में अभी कांग्रेस की जो तैयारी है उसमें महत्वपूर्ण बात कही गई कि स्लीपर सेल है मौजूद। सबको पता है, बहुत से लोगों ने, मैं भी कई बार इसको पॉइंट आउट किया हूं कि किन किन मामलों में अभी जैसे कांग्रेस पार्टी का नए कार्यालय या जो उनको मिला है भवन, उसके उद्घाटन में किस तरह से जयराम रमेश जी ने वहां पत्रकारों को घुसने नहीं दिया। गरीब यूट्यूब चैनलों को कहा कि तुम ANI से जाके खरीदो, 30-30 सेकंड और 40 सेकंड का ये। तो वो सब किस मंशा से किया गया लोग नहीं जानते हैं। बड़ी दिलचस्प बात हुई कि पी चिदम्बरम साहब बेहोश हो गए इस अधिवेशन के दौरान। अब बेहोश किस वजह से, उन्होंने तो आरोप लगाया कि बड़ी गर्मी थी, वो शायद इसी में बराबर रहने के आदी हैं, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनके सारे रिपोर्ट सही आए हैं, कहा है। सही रिपोर्ट्स क्या होगा? आपको जब मौका मिला था 2011 में, जब पार्लियामेंट का एक यूनानिमस रेजोल्यूशन था कि देश में जनगणना के साथ जाति को भी गिनी जाए, उसको सैबोटाज करने में पी चिदम्बरम साहब और जो प्रणब मुखर्जी साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण एक रोल प्ले किया था। तो ये तो लोगों के जहन में आज भी आप क्या कर रहे हैं? कांग्रेस के जो घोषणा पत्र था उसके सारे कर्ता धर्ता यही थे, बड़ा मुश्किल उसमें कुछ बातों को शामिल कराया गया था जिसका गवाह मैं भी हूँ, जिसमें वो सामाजिक न्याय से जुड़े हुए प्रश्न थे। एक बहुत अहम बात उत्पल जी ने कही कि आप जहां भी देखिएगा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कौन आपके पास दलित पत्रकार या दलित प्रवक्ता है, कौन आपके पास बैकवर्ड क्लास से है, नॉर्थ इंडिया का कौन बड़ा लीडर जो कि पिछड़े वर्ग से आता हो, दलित समुदाय से आता हो या आदिवासी समुदाय से हो, कौन है कांग्रेस पार्टी? आप दक्षिण भारत को अहमियत दीजिएगा, उसमें बड़ी बात नहीं है। हम समझ रहे हैं तेलंगाना में जीत हुई है, ये कोई भी दावा कर ले रेवंत रेड्डी, लेकिन जिस हिसाब से अभी वहां पर एक जंगल को लूटने का प्रयास किया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश से थोड़ा रोका गया है, क्या राहुल गांधी ने एक शब्द उस पर बोला? जिस प्रकार से आप देखिएगा सोशल मीडिया में तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं, और अभी भी मुझे 13 तारीख को जाना है हैदराबाद, वहाँ छात्र संगठन जो ओबीसी का है उनको मैंने कहा कि क्या हम लोग उस जगह देखने चल सकते हैं जहाँ सैकड़ों बुलडोजर लगाकर जहाँ पे तहस नहस शुरू किया गया है। उन्होंने कहा नहीं, हैदराबाद पुलिस के ऑर्डर से वो जगह जो है वहाँ कोई भी छात्र और कोई भी आम नागरिक नहीं जा सकता है, क्योंकि वहां चोरी छुपे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करके जंगल की कटाई और जानवरों को मारने का अभियान अभी भी चल रहा है। तो क्या ये कांग्रेस पार्टी की नीति है? अगर इस पर राहुल जी नहीं बोलेंगे और गुजरात में उनका भाषण चलता रहेगा तो देश में उनके प्रति जितना सम्मान और जिस प्रकार से आशा भरी नजरों से लोग देख रहे थे वो दिन पर दिन घटती जाएगी। वो खुलेआम अडानी के साथ 100 करोड़ के लिए फोटो खिंचा के आपको चिढ़ाता है। आप संसद में रोज अडानी अडानी कह के नाच रहे होते हैं और वहां पर वो फोटो खिंचा रहा है आपका मुख्यमंत्री। तो आप या तो आपकी चलती नहीं है या आपका अंडर हैंड उससे डीलिंग है। यही संदेश जनता के पास है। बिहार में भी जो जिस तरह से अभी कन्हैया कुमार जी को प्रोजेक्ट किया गया है, बिहार जाति संवेदनशील एक राज्य है जहां तमाम ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व की अब इच्छा होती है जो जिन लोगों को सदियों से वहां पर प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया, और कांग्रेस पार्टी के प्रति उनकी बड़ी एक समझ है कि कांग्रेस पार्टी देगी। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में कुछ हद तक ये काम भी किया गया, लेकिन मैं बता दूं आपको कि 10 ऐसे भी जिला अध्यक्ष है जिनका कोई रिकॉर्ड कुछ भी नहीं किया है पिछले 20 साल में,
लेकिन चूंकि पुराने अध्यक्ष ने उनकी अनुशंसा की, वो बने हुए हैं। चंदन भाई जानते होंगे कौन लोग हैं, अगर चाहिए तो मैं सूची भेज दूं। कांग्रेस पार्टी के पास बड़ी चुनौती है, देश के सामने भी बड़ी चुनौती है। आपने अपने इंट्रोडक्शन में आज लिखा भी था कि क्या अखिलेश जी या तेजस्वी जी सहयोग करेंगे। प्रश्न उठता है कि वो किस प्रकार से सहयोग आप कर रहे हैं। आप एक कांग्रेस पार्टी धुरी है, और कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी से उनकी तालमेल बनी रहे या बिहार में तेजस्वी जी से बनी रहे, खुद राष्ट्रीय जनता दल की नीति और जिस प्रकार से रणनीति है वही दुरुस्त नहीं है, आपकी भी वही हाल है। तो आप किस प्रकार, वहां तो 3 बाबा पहुंच के सांप्रदायिक खेल शुरू कर दिए। वहां पर जाकर अडानी के पैसे के माध्यम से प्रशांत किशोर ने सिर्फ दलित और पिछड़े, और पिछड़ों में भी खासतौर से यादव और मुसलमान को अपने पेरोल्स पे रख लिया है। आप कैसे पार पाइएगा, उनके पास ईवीएम है, जैसे चाहेगा उसका रिजल्ट आएगा। ये बहुत ही कांग्रेस पार्टी को 3 स्तर पर मेरी समझ में कार्रवाई करनी होगी। पहला तो है कि रणनीतिक तौर पर आप कैसे इसको कॉम्बैट करेंगे। पिछला वॉर जो रूम था उसके जो चलाने वाले थे वो अब सांसद बन चुके हैं, दलित सांसद हैं, आईएएस से वो रिजाइन किए हैं, तमिलनाडु से हैं, कर्नाटक कैडर के थे। उनको उत्तर भारत में बिहार और गुजरात और दिल्ली की क्या समझ होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अखिल भारतीय समझ नहीं है लोगों को, लेकिन कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो स्थानीय नेता जो है। दूसरा ये है कि रणनीति को दुरुस्त करने के साथ साथ आपको सड़क पर कम से कम औपचारिक तौर पर 1-2 बार आना पड़ेगा। और तीसरी बड़ी बात है कि उत्तर भारत से आपके पास दलित, पिछड़े, आदिवासी नेता जो आपके साथ खड़े होकर लोगों को दिखाए। जो राजनीति काशीराम जी ने एक प्रकार से शुरू की थी, उसमें उसको तो बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। वो गर्दन काटते हैं तमाम ईबीसी और इस सब का, लेकिन एक नेता को बगल में बिठा लेते हैं, मंत्री बना देते हैं। तो उस राजनीति को समझते हुए, उसकी काट प्रस्तुत करते हुए मैं समझता हूँ इसको आगे बढ़ना चाहिए। गुजरात में कांग्रेस की जो अधिवेशन है उसके जो बाकी रेजोल्यूशंस आएंगे तो उस पर एक बेहतर ढंग से हम लोग टिप्पणी भी कर पाएंगे। यही मेरी समझ है। ठीक है जी, तो मनीष जी के पास आते हैं। और ठीक है, वही सवाल हम लोगों ने जो एक सवाल किया भी है कि मुसलमान और मंडल से मोदी को चुनौती देने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें तेजस्वी और अखिलेश का कितना साथ उनको मिलेगा। और कुछ और नैरेटिव पे भी काम उन्होंने किया है, जैसे कि जो सरदार पटेल की मूर्ति है, क्या उनका स्टैचू ऑफ क्या नाम है उनका, यूनिटी। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है उससे दूरी कांग्रेस ने रखी थी। और लेकिन इस बार जो है उन्होंने अपने तरह से सरदार पटेल को क्लेम करने की कोशिश की गुजरात में। गांधी जितने बड़े आइकॉन है उतने ही बड़े आइकॉन सरदार पटेल हैं गुजरात में, और गुजराती लोगों के सेंटिमेंट से जुड़े हुए हैं। और भाजपा ने कांग्रेस के उसके खिलाफ में भी सरदार पटेल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया वैचारिक रूप से, जबकि वो कांग्रेस पार्टी के नेता रहे हैं। और लेकिन इसके बावजूद भी उस विरासत पे बीजेपी अपना क्लेम किया है, और गुजरात में तो उसको स्थापित ही कर दिया। तो इस बार इन्होंने वहां पर जाकर माल्यार्पण किया, उसको लेकर के भी कुछ सवाल जो है, आरोप प्रत्यारोप इस तरह का लगाया भाजपा ने। लेकिन कांग्रेस ने संयत होकर के जो राजमोहन गांधी की किताब है उसका भी सभी लोगों के बीच वितरण किया। वो जो पटेल और नेहरू के बीच में जो हॉस्टिलिटी भाजपा दिखाने की कोशिश करती है, उसका नैरेटिव चला है उसकी तोड़ के रूप में। तो एक ये भी कदम रहा है। इसके अलावा मंडल और मुसलमान, इन दो को केंद्र में रखा है। मुसलमान अभी भी अधिवेशन में तो नाम नहीं लिया, अल्पसंख्यक बोला। शकीब ने भी कल बोला था अल्पसंख्यक शब्द के लिए, तब जबकि राजनीति अल्पसंख्यक अभी बड़े स्तर पर जो मुसलमान की के बरक्स में राजनीति की जा रही है। भाजपा की जब बात करते हैं तो वो अल्पसंख्यक की राजनीति नहीं करती है, वो मुसलमान और हिंदू का राजनीति करती है। तो उसको मुसलमान और हिंदू की तरह से एड्रेस अभी भी गुजरात में नहीं किया है, ये भी है। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? और एक सवाल तो है ही कि अखिलेश और तेजस्वी, इनका किस तरह से समर्थन मिलेगा। ये इसी लाइन पर उनकी भी राजनीति है और गठबंधन में है ही वो।
और चुनाव भी दोनों ही जगह है। मनीष जी। आवाज जा रही है मेरी? हाँ, आ रही है। नहीं, देखिए, गुजरात में अगर कई चीजों पे मैंने थोड़ा ध्यान दिया, वहाँ जो राहुल गांधी का भाषण है या कुछ और नेताओं का भाषण है, तो उसमें मान लीजिए अगर आप ध्यान दें तो एक तो ये बात निकल के आई कि कांग्रेस पार्टी ही आरएसएस और बीजेपी से लड़ सकती है। एक तो वही विचारधारा की पार्टी है, वही जो है अगर आपने भाषण में ध्यान दिया हुआ राहुल गांधी के, तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बात बोली है। एक तो इस पे हम लोगों को गौर करने की जरूरत है कि ये क्या और जो फोर्सेज हैं इंडिया गठबंधन के दायरे में, तो क्या वो जाने अनजाने उन्हीं पे तो टारगेट नहीं हो जा रहा है। एक बात तो हम लोग ये ध्यान रखना है कि ये सच्चाई नहीं है कि केवल कांग्रेस पार्टी ही लड़ सकती है, या इस दौर में कांग्रेस पार्टी ही लड़ रही है आरएसएस से, बीजेपी से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही विचारधारा की पार्टी है, यहां तक बोला गया है। तो क्या हम तमिलनाडु से लेकर के बिहार से लेकर के यूपी तक और जो फोर्सेज लड़ रही हैं वो विचारधारा की फोर्सेज नहीं है, वो उससे नहीं लड़ सकती? मैं इस पे बहुत जोर नहीं देना चाहता हूँ, मैं इसको बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या ये बोलना जरूरी था कि कांग्रेस पार्टी ही लड़ सकती है? तो आप जब सहयोग की बात कर रहे हैं और जगहों से, तो इसको तो समझना होगा, इसको इस कंट्राडिक्टरी बात को आप अगर ध्यान दें तो ये तो एक बाधा बनेगी ना। सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी अभी बहुत देर से लड़ना शुरू की है, बहुत सारी फोर्सेज पहले से लड़ रही हैं और उनके अंदर जो कमजोरियां थी वो उसको दूर करने की कोशिश कर रही हैं, वो और ज्यादा ताकतवर होकर लड़ने की कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस अभी पहली बार कोशिश कर रही है तमाम मसलों पे राहुल गांधी के नेतृत्व में। अभी राहुल गांधी के नेतृत्व में, राहुल बनाम कांग्रेस बना देंगे तो वहां एक और संकट खड़ा हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल, वो भी एक अंतर विरोधी बातें हैं, वो भी एक मिसमैच होने वाली बातें हैं। एक तो हमको लगता है कि इसको हम लोग को ध्यान देना चाहिए। ये भाषण हमको अच्छा नहीं लगा, ये जो आज मैंने वो भाषण सुना है उसमें उनका। दूसरी बात कि वो तेलंगाना को मॉडल बता रहे हैं कि तेलंगाना मॉडल है। तेलंगाना मॉडल नहीं है, ये उसकी एक शुरुआत हो सकती है, उसका एक इंडिकेशन हो सकता है कि इस दिशा में हम कुछ वहां शुरुआत किए हैं। वहां हैदराबाद में अभी जो हुआ, जो अभी हम सब उम्मीद कर रहे थे, सूरज मंडल सर ने जिसका जिक्र किया, हम सब उम्मीद कर रहे थे और सिर्फ इतनी बात नहीं है। बात यह है कि अगर एक बड़े समाजशास्त्री हैं सतीश देशपांडे, लगातार जाति पृष्ठ पे बोलते रहते हैं, मैंने उनको थोड़ा देखा था, तो उन्होंने बोला, बार बार बोला कि जाति जनगणना तो एक शुरुआत हो सकती है, ये एक एक्सरे है सोसाइटी का, और अगर जाति जनगणना के साथ अगर आर्थिक जनगणना नहीं हो रही है, और सिर्फ इतनी ही बात नहीं, उससे आगे जाकर के अगर वो संसाधनों में भागीदारी वाला जो सवाल है, तो मॉडल कैसे हो सकता है तेलंगाना? भाई उसकी एक शुरुआत हो सकती है, उसको मॉडल क्यों बोल रहे हैं? ये भी बढ़ चढ़ की बात है, ये थोड़ा अतिरिक्त जाकर के बात है। तीसरी बात मैं देख रहा था कि वहां एक श्रीनिवास करके उनके यूथ नेता हैं, उन्होंने बात बात में बोल दिया वेस्ट इंडिया के खिलाफ लड़ रही है कांग्रेस, वेस्ट इंडिया के खिलाफ। आप इसको समझिए बात को। वो कहना तो चाह रहे थे कि अडानी अंबानी एक खरीद रहा है और मोदी और अमित शाह बेच रहे हैं, तो इसको साफ बोल सकते थे आप, इसको वेस्ट इंडिया क्यों बोल रहे हैं? वेस्ट इंडिया के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, ये भाषण है, मैं न्यूज में देख रहा था इसको लेकर के। तो मेरा ये कहना है कि कुछ इस तरह के बड़े बड़े मैंने बड़े बड़े बोलने के बजाय अगर बोला जाए तो कुछ इस तरह के ब्लंडर हो रहे हैं, मतलब जो बिल्कुल हमको लगता है कि वहां से कोई बहुत सकारात्मक संदेश देश में जाएगा। इंडिया गठबंधन के अंदर भी जो आप सहयोग की बात कर रही हैं, वो भी अब वो कितना लेंगे नहीं लेंगे, कोई बोल सकता है कि हम अपनी पार्टी के साथियों को उत्साहित कर रहे थे, इसलिए बोल रहे थे कि भाई हम ही लड़ सकते हैं। वो ठीक बात है, संगठन में आप बोल रहे हैं हम ही विचारधारा के पार्टी, हम ठीक बात है, चलिए वो आप बोल सकते हैं। और आप फिर उसके आगे जाके बोल रहे हैं कि तेलंगाना मॉडल है। तेलंगाना मॉडल नहीं बनने, अभी मॉडल नहीं है वो, वहां पे आपने एक बहुत छोटी, बहुत सीमित किस्म की शुरुआत की है, तो इसको भी आप देखना होगा आपको। तो मेरा ये कहना है कि अभी भी ये 2-3-4 बातें जो मुझको समझ में आई वहां पे बातचीत के उस गुजरात के सम्मेलन से, एक बात उसमें सकारात्मक ये है कि वो क्या बोलते हैं, वो अधिनायकवाद का होम ग्राउंड है गुजरात।
तो वहां से अगर कोई वहां से कोई चुनौती देने की कोशिश कर रहा तो ये बहुत साहस की बात है, ये बहुत सकारात्मक बात है कि बहुत कमजोर होते हुए भी, कांग्रेस बहुत कमजोर होते और हुए सिर्फ अधिनायकवादी नहीं, जो सांप्रदायिकता की भी वो रहा है, प्लस उसके बाद जो हिंदू मुसलमान और दंगों की राजनीति शुरू हुई है वहीं से उसकी वो रखी गई है। और मोदी वाले इसकी बात कर रही हूँ मैं। जी, और साथ में जो सब मानवाधिकार से लेके तमाम और चीज जो भी है, और विकास का भी जो गुजरात मॉडल है, वो सब तो वहीं से आ रहा है। जी जी, मैं बस ये कह रहा हूं कि वो अधिनायकवाद बोलने का संदर्भ ये है कि मोदी मॉडल का वो सेंटर पॉइंट है, होम ग्राउंड है। मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, वहां से बहुत कमजोर रहते हुए भी अगर वहां से कोई चुनौती देने की कोशिश कर रहा है तो ये साहसिक कार्रवाई है। इसको हमको लगता है कि इसको बहुत लोग सोच सकते हैं कि ये बहुत आगे बढ़ के, बहुत अतिरेक में जा करके ये सम्मेलन, और ये अतिरेक में जा करके और बहुत महत्वाकांक्षा पाल करके गुजरात में कोई सम्मेलन कर सकता है। लेकिन मेरा ये समझना है कि उसको वही चुनौती दी जानी चाहिए जहां वो उसका गढ़ रहा है। और देखिए, उसमें ये भी एक बात है कि ये मोदी का थोड़ा इरा जो है अभी एक संशय वाले इरा में जा रहा है। मतलब मोदी का मैंने कह लीजिए ढलान वाली इरा की तरफ चीजें हैं। और अभी ये संघ के अंदर, बीजेपी के अंदर ही ये बहस है कि 29 में कौन होगा। उस लिहाज से भी अगर आप सोचें तो गुजरात से ये कह लीजिए कि ये आने वाले समय को भी केंद्र करके ये कोशिश है, तो ये एक साहसिक कोशिश है और हमको लगता है कि ये अच्छा है, ये बढ़िया है और इस एंगल से हम लोग को देखना चाहिए। लेकिन मैं बस इतना आपसे कहना चाहता हूं कि अभी कांग्रेस जो बातें कर रही है, राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं, उसमें हमको बहुत ज्यादा दोहराव दिख रहा है। उसमें गुजरात में कुछ हमको नई बात नहीं दिखी है। गुजरात से हमको लगता है कांग्रेस को कोई अलग एनर्जी मिल जाएगी, कुछ नई बात मिल जाएगी, कुछ नया एजेंडा मिल जाएगा। उस एंगल से तो इसको नहीं देखना चाहिए, बल्कि मैं उसमें कुछ अपने अंदरूनी कह लीजिए कि इंडिया अलायंस के बीच के लिहाज से ही कुछ अच्छी बातें नहीं है, उसको ज्यादा लोग हो सकता है नोट करें। तो मैं तो इसको बहुत एक नॉर्मल महाधिवेशन के बतौर ही देखना की कोशिश करूंगा। जी ठीक है, शाकिब के पास आते हैं। और शाकिब, खास तौर पर गुजरात में जिस तरह से सांप्रदायिकता की राजनीति जो शुरू की नरेंद्र मोदी ने, और उसके साथ साथ पूरा जो है, उसके पहले लाल कृष्ण आडवाणी और वाजपेयी के समय में जो बाबरी मस्जिद और उस पे जो रखी गई थी नींव, उसको मजबूत की उन्होंने गोधरा से, और एक अलग ही चैप्टर फिर उस लिखा और अभी तक वो चल रहा है। लेकिन इस अधिवेशन में हमने ये भी देखा कि राहुल गांधी जो है वो ओबीसी, जाति जनगणना, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक, सांप्रदाय और मतलब मुसलमानों की बात जहां जो कि उसकी प्रयोग भूमि रही है, और जहां से सफलता पूर्वक उन्होंने इसका जो है पूरे देश में उसका फिर विस्तार किया है, वहां पर उसके बारे में भी आपका क्या मतलब, हो सकता है मैं मिस कर गई हूँ, क्या इस तरह से कोई बात की गई? मनोरमा उनके ड्राफ्ट में है, वो फाइनल ड्राफ्ट में आता है कि नहीं, यही सवाल है। और चूंकि राहुल गांधी ने उसको मुसलमान नहीं बोला तो निश्चित तौर पर नहीं ही आएगा। अभी जो ड्राफ्ट बना कच्चे ड्राफ्ट में है, आगे फाइनल ड्राफ्ट में आता है कि नहीं, ये सवाल है। और एक सेंटिमेंट्स भी तो दिखता है ना संजीव जी, एक होता है कि आपके उसमें क्या है, एक सेंटिमेंट्स दिखता है जिसमें बहुत सारी चीजें, जैसे मान लीजिए, मुझे नहीं मालूम कि जाति जनगणना और उसके बाद जो उसके वो होंगे, उसको लागू करने को लेके कितनी प्रतिबद्धता होगी। लेकिन राहुल गांधी जिस जाति जनगणना को वो बोल रहे हैं, तेलंगाना को, बिहार वाले को खारिज किया उन्होंने। वो पूरा चुनाव हार गए इंडिया गठबंधन वाला, लेकिन वो बिहार गणना का नाम तक नहीं लेते थे। तेलंगाना वाला जो गन्ना है उसको कायदे से टेबल ही नहीं किया है रेड्डी ने, कि ज्यादा विरोध ना हो जाए। जिस आंकड़े की बात कर रहे हैं वो आंकड़ा सिर्फ राहुल जी को पता है कि कॉर्पोरेट में कितना प्रतिशत पैसा मिलता है किसको, सिर्फ जो है। कर्नाटक में लोग ज्यादा अग्रेसिव होकर सवाल नहीं कर रहे, जहां टेबल नहीं, वहां चूंकि रेड्डियों को नाराज नहीं करना है, तो और बताएंगे सूरज सर, तो वहां सिर्फ ये किया गया कि जातियों की संख्या बता दी गई। जातियों के पास जो आर्थिक संसाधन और दूसरी चीजें वो नहीं बताई गई। तो ये कथा है उसमें। राहुल जी को ही सिर्फ पता है कि किसको कितना लोन मिला है। तो ऐसा कौन सा मॉडल आप लेके चल रहे हैं?
ये देश इतना हमारी मूर्ख आप तो नहीं है कि आप बात करें और लोग न रिसीव करें। जी सॉरी। हाँ, मैं इसी पर सवाल लेकर आऊंगी आपके पास। शाकिब से पहले इसके बारे में मतलब मैंने वही कहा कि सेंटिमेंट्स दिखता है, जैसे कि जाति जनगणना को लेकर और इसको लेकर जिस तरह का सेंटिमेंट्स दिख रहा है, क्या आपको उसी तरह का सेंटिमेंट्स, खास करके गुजरात में जब उन्होंने सांकेतिक रूप से एक चुनौती ही देने का काम किया है ना, और लड़ाई उसका महत्व होता है कि वहां से उन्होंने अपनी लड़ाई को जो है आगे का जो है उसको किया, तो उसमें कौन से मुद्दे जो है वहां से वो उसको वो कर रहे हैं, उस मुद्दे को स्थापित कर रहे हैं आगे के लिए, तो उस मुद्दे में बहुत मजबूती से जो है सांप्रदायिकता, भाजपा की सांप्रदायिकता या फिर मुसलमानों को बहुत इंक्लूसिव होकर के कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के काम करने का एक मतलब वो चीज तो नहीं दिखा। आप उसको लेकर के इसका क्या संदेश जाएगा? क्या सवाल करेंगे मुस्लिम जो है जो तमाम, जबकि आगे वो उस वोट पर अपना वो मतलब हक जता रहे, या उस वोट की तरफ में जो है अपना दावा वो कर रहे हैं? देखिए, गुजरात में इन्होंने जो अधिवेशन किया है उसका जो बुनियादी प्लॉट रहा है कि वो आरएसएस की माफ कीजिएगा सरदार पटेल को रिक्लेम करना चाहते हैं, तो सवाल ये भी उठेंगे कि आपने सरदार पटेल को छोड़ा क्यों था, और जब आपने छोड़ा तभी ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो कंटेंट है वो लोगों के माइंडसेट में बैठा कि आपने सरदार पटेल के परिवार के साथ अन्याय किया। जैसे ये बताते हैं कि गांधी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रोक सकते थे। इस तरह की बातें जो है इनको वहां से ही नैतिक बल मिलता है जब आपके अंदर में कुछ कमियां होती है, आप जब चीजों को छोड़ देते हैं। हम आप जानते हैं कि सरदार पटेल की बेटी को 52 में भी पार्लियामेंट भेजा गया, 57 में भी पार्लियामेंट भेजा गया, शायद फिर उसके बाद वाले चुनाव में भी पार्लियामेंट भेजा गया, और फिर वो हार गए तो उनको राज्यसभा भी भेजा गया। ये तमाम चीजें, लेकिन आप कहाँ फेलियर हो गए ये तमाम मैसेज नीचे ग्राउंड लेवल तक ले जाने में, कि उनको ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला कंटेंट जो है फैलाने में आसानी हो गई कि आपने जो है गुजरात में सरदार पटेल को मार्जिनलाइज किया या उनको जो है कट टू साइज करने की कोशिश की। और भारतीय जनता पार्टी की आदत रही है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास फेस क्राइसिस तो हमेशा से रहा है, उसके पास कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है, पैन इंडिया कोई बड़ा चेहरा नहीं है, पैन जिसकी एक सर्व समाज में स्वीकार्यता है। हेडगेवार, सावरकर, मुझे, ये उनके नायक हैं, ये उसको लेकर के कभी ये पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकते हैं, ये उनको अपनी शाखाओं तक तो रख सकते हैं, लेकिन इनको बाहर जाकर के गांधी का भी नाम लेना है, नेहरू का ही नाम लेना है। मतलब नेहरू की से तो चलिए कि कांग्रेस पार्टी के वो नेता हैं तो इसलिए उनको थोड़ा सा ये कर ले, लेकिन बहरहाल गांधी, बुद्ध, भगत सिंह, अंबेडकर, ये इन तमाम के दर्शन को अगर आप पढ़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा से इनकी कोई मतलब तालमेल नहीं है, इनका कोई वो नहीं बनता है। कहीं भी जाकर के ये तमाम लोग इससे आरएसएस से या भाजपा से क्लब होते हुए नहीं दिखाई देते, लेकिन उसके बावजूद बहुत कामयाबी के साथ आरएसएस भगत सिंह को भी अडॉप्ट कर लेता है, अंबेडकर को भी अडॉप्ट कर लेता है और मैसेज कन्वे कर देता है, अडॉप्ट नहीं करता है, मतलब मैसेज कन्वे करने में कामयाब हो जाता है कि देखिए ये हमारे भी नायक है। अंबेडकर को हिंदूवादी बताने में उन्होंने टाइम नहीं लगाया, पांचजन्य का पूरा विशेषांक निकाल करके जो है ग्राउंड तक पहुंचा दिया कि अंबेडकर हिंदुओं के रक्षक थे, हिंदू हितैषी थे और मुसलमानों से वो नफरत करते थे। ये चीजें हैं। उसके बाद आप देख लीजिए भगत सिंह को लेकर के, भगत सिंह के बारे में उन्होंने फैला दिया कि भाई गांधी चाहते तो भगत सिंह को फांसी रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। तो ऐसी तमाम बातें हैं। इस अधिवेशन में सूरज सर अभी बहुत मजबूती से इस बात को उठा रहे थे। देखिए, जब तक आप अपने यहाँ एक मार्गदर्शक मंडल नहीं बनाएंगे, आप भारतीय जनता पार्टी को एक मार्गदर्शक मंडल बनाने की जरूरत हुई, उन्होंने हाशिए पे लगा दिया, जोशी जी को, अरुण शौरी को, आडवाणी जी को लगा दिया उन्होंने हाशिए पर, और उसके बाद की जो भाजपा उन्होंने तैयार की है वो भाजपा आज कैसी है हम और आप देख रहे हैं। कांग्रेस को अभी इन्होंने ये कहा तो कि आपसे काम नहीं हो रहा तो आप आराम कर लीजिए, ठीक है। देखिए, इनको आपको हटाना पड़ेगा, ये ऐसे तो हटेंगे नहीं। इनको आदत हो गई है एयर कंडीशन में बैठने की, फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूमने की। आप चाहेंगे कि ये अपने आप स्पेस खाली कर देंगे तो ये खाली करने वाले हैं नहीं। आपको इनको निकाल के बाहर करना पड़ेगा, इनको इनकी भूमिका सीमित करके, इनको लिमिटेड करके, नए चेहरों को ला करके उनके पैरेलल आपको खड़ा करना पड़ेगा, उसमें जिसमें युवाओं की भागीदारी होगी। और आप बोल रहे हैं, अभी देखिए, आप एक सूरज सर ने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि जो आपकी जो टीवी फेस है उसमें कहाँ कोई पिछड़ा अति पिछड़ा मुसलमान आपका दिखता है। सारे सवर्ण हैं, अब चाहे सुप्रिया श्रीनेत को ले लीजिए, रागिनी नायक को ले लीजिए, पवन खेड़ा को ले लीजिए, ये तमाम लोग, या जयराम रमेश को ले लीजिए, तमाम जो नेता अभी आपको दिखते हैं ये सब सवर्ण है। और आप जो है बात कर रहे हैं सामाजिक न्याय की, अब आपको याद आ रहा है कि ओबीसी आपको छोड़ के चला गया है। ओबीसी क्यों गया छोड़ करके आपको?
तो ये तमाम चीजें, और कल भी हमने कहा कि अगर कांग्रेस को ये लग रहा है कि सवर्ण जो उसका वोटर है वो उसके पास वापस आ जाएगा, अभी 5-10 साल के अंदर, तो ये होने वाला नहीं है। उससे बेहतर अगर कांग्रेस अत्यंत पिछड़े वर्ग पर अगर मेहनत करती है तो वो शायद, जैसे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, नीतीश के बाद कांग्रेस के पास एक अच्छा स्पेस है, एक बड़ा स्पेस है। गैर यादव वोटर्स जो है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो सकता है, बशर्ते कांग्रेस उसकी लीडरशिप को खड़ा करके उनके सामने पेश करे। ये तमाम चीजें, और जो आप कह रही हैं कि तेजस्वी और अखिलेश, देखिए तेजस्वी और अखिलेश से आप क्या ही उम्मीद कीजिएगा। तेजस्वी जो है दिन में 10 बजे सो के उठते हैं, जो मेरे पास जानकारी है। नहीं, ये फैक्ट बता रहा हूं, आप लालू जी वाले तेजस्वी नहीं हो सकते हैं। लालू जी के बारे में, लालू जी का जो मुख्यमंत्री थे वो 6 बजे उनका गेट खुल जाता था, और एक आम ब्लॉक लेवल का कार्यकर्ता क्या जाता था। सर सही बोल रहे हैं, और लोगों के लिए भी बड़ी दिक्कत है, वो भी आप मनोरमा जी, आम आदमी लालू जी से तो एक ब्लॉक लेवल का कार्यकर्ता जाके मिल लेता था भाई। गेट पर कोई लालू जी हर आधे घंटे 1 घंटे पर वो अपना दूध भेजते थे कि देखो गेट पर खड़ा तो नहीं है, और मालूम होता था कि भाई फलाना लोग खड़े तो बुलाओ अंदर, और देखिएगा कि वो ओपन लॉन में बैठे रहते हैं, और उसके बाद पानी की बोतल रखी है सामने, 4-5 कुर्सियां लगी है, वहां बैठ के उनकी बातें सुन ली। तेजस्वी से तो मिलना आपको मुश्किल है। तेजस्वी से छात्र राजद के युवा लड़के जो है पटना यूनिवर्सिटी के चुनाव में मिलने के लिए गए तो उन्होंने बता दिया कि जाइए संजय यादव से मिल लीजिए। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो ऐसे में तो हम तो डूबेंगे सिर्फ, तुमको भी ले डूबेंगे, ये वाली बात है। मतलब आप तो खुद ही बर्बाद होंगे। कांग्रेस तो आपके भरोसे चल ही रही है फिलहाल, अगर देखा जाए। ये अलग, ये अच्छा इनिशिएटिव जरूर है कांग्रेस की तरफ से। खबर सुना है मैंने कि लक्ष्मण यादव और तमाम 4-5 लोग गए मिलने तेजस्वी जी से। संजय जी ने उनको आधा घंटा बैठा दिया और जी विदा कर दिया, कहा कि हम जा रहे हैं तेजस्वी जी के साथ विधानसभा। तो ये स्थिति है, क्या 5 मिनट गपशप भी नहीं करा सकते। अब संजय यादव विधानसभा जाके क्या करेंगे आप ये बताइए। संजय यादव बिहार विधानसभा के सदस्य हैं। संजय यादव को दिल्ली में राज्यसभा में होना चाहिए, तो संजय यादव बिहार में विधानसभा में तेजस्वी यादव के साथ जाके क्या करेंगे। पटना में संजय यादव की क्या भूमिका है आप बताइए भाई। आपको अगर ऐसे ही पार्टी चलानी है तो आपको लगता है, मतलब आपको सिर्फ इसलिए लोग एक्सेप्ट कर लेंगे कि आप लालू जी के बेटे हैं, ये नहीं होने वाला है। और अभी तक जितना हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि आप लालू जी के बेटे हैं। अगर आप लालू जी के बेटे नहीं होते तो शायद आपके पास कोई नहीं जाता। चिराग का भी वही हाल है, राहुल गांधी का तो और भी बुरा हाल है। और आप देखिए कि जब अधिवेशन चल रहा था, ये जो अभी राहुल गांधी कह रहे हैं कि तमाम स्लीपर सेल्स की हम छुट्टी करेंगे, वही पवन खेड़ा बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं जेपी लोहिया की बात कर रहे हैं, पीछे ले जाकर के कर रहे हैं कि उन्होंने जो है जेपी मूवमेंट पे और लोहिया के मूवमेंट पे जो है आरएसएस को बल मिला, जनसंघ को बल मिला, और उन्होंने, भाई आप पुरानी बातें क्यों कर रहे हैं। आप अभी मौजूदा दौर में आपने किन को खड़ा किया हुआ है। आप देखिए हिमाचल प्रदेश में विक्रमादित्य का जो परिवार है, कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं दिया उनको। मुख्यमंत्री बनाया, सांसद बनाया, मंत्री बनाया, और अभी बीच बीच में उसके बारे में खबरें आती रहती हैं कि वो भाजपा में चले जा रहे हैं। शशि थरूर को आपने जो है 4-4 बार कहाँ नहीं पहुंचाया आपने शशि थरूर को। शशि थरूर कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। शशि थरूर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के चुनाव लड़ चुके व्यक्ति हैं, और अब वो कह रहे हैं कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। तो आप उनको कमलनाथ के मुझे तो लगता है मध्य प्रदेश का चुनाव कमलनाथ ने बैठ के हरवाया है कांग्रेस को, क्योंकि उनके बेटे का व्यवहार है भाजपा के साथ, उनका हित सधा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के साथ। कांग्रेस में गुजरात में कोई लीडरशिप नहीं दिखती है। शक्ति सिंह, अभी सर बता रहे थे ना कि शक्ति सिंह गोहिल थोड़ा सा एक्टिव हुए थे तो थोड़ा सा लगने लगा था। वही जब बिहार के प्रभारी बने थे तो यहाँ भी थोड़ा सा लगने लगा था कि हाँ भाई कुछ तब्दीली होगी, उनको आपने साइडलाइन कर दिया। तो जब तक आप अपने अंदर से, आप सिर्फ अभी भी इन्होंने 2 दिन में, कन्हैया ने भी बोला, इमरान प्रतापगढ़ी ने भी बोला, सबने बोला कि भाई आप काम नहीं कर सकते तो जगह छोड़ दीजिए, आपको आराम करना है तो आप आराम कीजिए। ऐसे नहीं होगा, आप करवाइए आराम। आपको लगता है कि कमलनाथ ऐसे ही जगह छोड़ देंगे? मनोरमा जी, हाँ, आपको लगता है कि ये ऐसे ही जगह छोड़ देंगे? अभी उन्होंने कहा ना। हाँ अनीश जी कुछ क्या बोल रहे हैं आप? हाँ मनोरमा जी, देखिए हो क्या रहा है कि जैसे मंडल और मुस्लिम का नाम तो राहुल जी ने लिया, और सबसे बड़ा जो प्रतिरोध की जो आवाज मानी जाती थी जाकिया जाफरी, जो लगातार लड़ाई लड़ी, जिसके हस्बैंड को जला दिया गया था, उनके घर पे आप जाने की जहमत भी नहीं उठाए कि अहमदाबाद उनके बेटे के घर या बेटी के घर जाके एक श्रद्धांजलि दे ले। सब इसका इतना अच्छा मैसेज पूरे देश में जाता है। दूसरा कि आप मंडल की बात उठा रहे हैं, लेकिन उसी मंडल को गुजरात में जो ओबीसी रिजर्वेशन जो लागू हुआ था, आज नहीं, जब माधव सिंह सोलंकी 80 में चीफ मिनिस्टर बने थे, बाद में उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब माधव सिंह सोलंकी की बात पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं रही,
मैं नहीं सुना हूं, शायद आप लोग सुने हो तो बताएंगे। माधव सिंह सोलंकी को, जो आप उस समय याद करिए कि बिहार में ठाकुर और कर्नाटका का एक चीफ मिनिस्टर देवराज उर्स और क्या बोलते हैं माधव सिंह सोलंकी, ये 3 नेता ऐसे थे जो 75 के बाद 80 के अपने अपने स्टेट में देते रहे। और कांग्रेस की एकमात्र जो माधव सिंह सोलंकी का खाम क्षत्रिय माधव सिंह सोलंकी जो एकमात्र जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, जो उस समय 10% ओबीसी रिजर्वेशन को लागू करवाया था, लेकिन उसका तमाम तरीके से विरोध हुआ। और खाम जो है वो दरअसल एक शब्द है, इसका एब्रिविएशन होता है कि के से क्षत्रिय, एच से हरिजन, ए से आदिवासी और एम से मुस्लिम। तो इसके पीछे जो थे झीना भाई दर्जी करके एक आइडियोलॉग थे, जो अलग अलग कोऑपरेटिव और ट्रस्ट बनाए गुजरात में, जिसके सहारे कांग्रेस जिंदा थी। आप झीना भाई दर्जी का भी नाम नहीं ले रहे हैं। इवन की जो गुजरात में जो लास्ट भावनगर अधिवेशन की बात की जा रही है, उसका जो उस समय प्रेसिडेंट बने थे यूएन ढेबर ऐसा आदमी थे जो रियल में गांधीवादी थे, और 10,000 हेक्टेयर जमीन उस समय जो है गुजरात के पटेलों को बांट दिए थे, जिससे पटेल के बीच प्रोस्पेरिटी आई। आप उस यूएन ढेबर को, आप बिलीव नहीं करेंगे कि गुजरात में कई सारे आप पटेलों के घर में चले जाइए, यूएन ढेबर का फोटो जो है वो भगवान के फोटो के साथ लगा रहता है। सरदार पटेल से कहीं ज्यादा यूएन ढेबर के लोग मानते हैं, जबकि यूएन ढेबर नॉन पटेल थे। तो इन सब चीजों सिंबॉलिकली भी कर रहे हैं, वो भी चीज सही से नहीं करे। दूसरा मुझे जो लगता है राहुल गांधी का, एक मिनट लेट मी कंप्लीट सर, एक मिनट, एक लाइन जस्ट बोल दूं, आप जितना बात बोल रहे हैं, इनको ब्रीफ करने वाले इनके कौन है जो इनको बताएंगे? आपको बुला लेते तो शायद इनको समझ में आ जाती। या चलिए, मैं आप नहीं सूरज जी, अनीस ने बहुत कोशिश की। अनीस तो मुझे सर सुनिए ना सर, मैं बता, सुनने को कौन तैयार है? सूरज सर, स्थिति दूसरी है। नहीं अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। मनोरमा जी, मुझे बात कंप्लीट कर दीजिए। बात पूरी कर लीजिए। मैं बोला हूं कि अरुणा राय जब आरटीआई के बारे में लड़ाई लड़ती रही, आपको पता होना चाहिए कि उनकी जो संस्था है जो राजस्थान में जो भीम नाम की जगह है, वहां पे आरटीआई लागू होने से 5 साल पहले से वो अपने संस्था के अंदर आरटीआई, वहां को जाके आरटीआई डालता और 2 रुपया जमा करके, और उस आरटीआई की जानकारी उस संस्था के बारे में दे सकती थी। चूंकि उस संस्था में ऑफिस बियरर थी, उसकी लड़ाई लड़ रही थी तो देती थी। राहुल गांधी आज जब मंडल और मुस्लिम की बात कर रहे हैं या फिर दलित आदिवासी की बात कर रहे हैं, मैं तो बोलता हूं कि सबसे पहले कांग्रेस को अपने स्पोक्स पर्सन के बीच में, जो टीवी पे दिखाई देते हैं, सार्वजनिक जगह पे दिखाई देते हैं, आप वहां पे आप लागू कर दीजिए। आप सबसे पहले कांग्रेस में सांगठनिक स्तर पे रिसर्च देखिए। दिक्कत मिसिंग पॉइंट ये हो रहा है ना कि राहुल गांधी नो डाउट बहुत पर्सनल ईमानदार आदमी है, लेकिन सोशल रूप से उनके आगे पीछे की जो टीम है ना, वो खास कोकुन से बना हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि उनकी रिसर्च टीम में कोई आदिवासी लड़का भी होगा या आदिवासी रिसर्चर भी होंगे या लड़की होगी। आदिवासी रिसर्चर क्यों नहीं है आपके रिसर्च टीम में? वो सब मुद्दे कहां से आ पाएंगे? या फिर स्पोक्स पर्सन के पैनल में क्यों नहीं है आदिवासी? और पिछले 20 साल में आदिवासी बच्चे काफी आगे, मतलब अलग अलग पद पे, अलग अलग भूमिका में हर जगह है। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर से लेके एसोसिएट प्रोफेसर तक है। प्रोफेसर तो एक दो ही शायद मिल पाए आदिवासी। तो जब तक कि आप इंक्लूसिव आप संगठन में नहीं ला पाएंगे, तब तक कोई विचार अंदर से नहीं निकल पाएगा, मुझे जो लगता है। और रही बात की अहमदाबाद अधिवेशन के बाद, देखिए राहुल गांधी के अंदर एक छटपटाहट तो है कि हम आइडियोलॉजी से जुड़े। उनको लग रहा है कि महात्मा गांधी सरदार पटेल का आइडियोलॉजी से जुड़ेंगे, लेकिन आपको पता, मतलब हम लोगों को जो लगता है बीजेपी अब यहां से एक कदम आगे बढ़ रही है, तब तक राहुल गांधी जो है 5 साल पीछे ही चले। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी का कम्युनिकेशन गैप और आम लोगों से, मैं कई बार आपसी बातचीत में संजीव भाई से बोलते भी रहा हूं कि आप अगर कोशिश करेंगे तो अमित शाह से जो है 24 घंटा के अंदर मिल लेंगे, लेकिन अगले 6 महीने तक राहुल गांधी से नहीं मिल पाएंगे। तो ये बड़ा मुश्किल है। अभी तो कई सारे लोग ये शुरुआत से कांग्रेस की प्रॉब्लम रही है, और ये शुरुआत से इंडिया गठबंधन के एक बड़े नेता पिछले 8-10 महीने, अब तो और बढ़ गया होगा समय, वो या मिले कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन चुनाव तक तो 8 महीने तक नहीं मिले थे, मिलने ही नहीं दिया गया। और हम लोग देख रहे हैं कि वो उनके तस्वीरें खूब सारी छप रही हैं, बगल में उठ बैठ के हाथ मिलाते हुए दिख जाएंगे, लेकिन मिलने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। जी मनोरमा, 1 घंटा हो गया। कर्नाटक में मैं दो पत्रिकाओं के लिए जब हम काम कर रहे थे, राजनीतिक रिपोर्टिंग और स्टोरीज करते थे, तो भाजपा और कांग्रेस के इससे अपना निजी अनुभव है। कांग्रेस वालों की एरोगेंसी हुआ करती थी, जब विपक्ष में बैठे थे तभी भी, सत्ता की तो बात छोड़ दीजिए, भाजपा वाले सत्ता में होने पर येदुरप्पा तक ने मुझे मेल पे इंटरव्यू दिया है
ठीक है, और अगर वो वैसे समय नहीं दे पाए तो मेल पर उन्होंने क्वेश्चंस मांगे और वो इंटरव्यू अभी भी है। तो आप समझ सकते हैं उनके नेता, अगर आप कॉल वो मिस कर गए है ना, तो कॉल बैक करके आपको इंटरव्यू दे देते थे, या जो आपको चाहिए जानकारी। हाँ, एक लाइन मैं जोड़ना चाहूंगा मनोरमा जी, एक लाइन में जोड़ना चाहूंगा, एक लाइन। मैं अभी आपको बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के ऑफिस इतना एक्टिव है कि बिहार के, देश के किसी भी राज्य के किसी भी पूर्व विधायक का निधन हो जाता है, मतलब जो व्यक्ति 20 साल पहले विधायक था उसका निधन हो जाता है, तो उसके परिवार के लिए नरेंद्र मोदी का से कंडोलेंस लेटर आ जाता है। वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, लेकिन उस परिवार के नाम से मोदी के ऑफिस से उनके लेटर हेड पर एक कंडोलेंस लेटर आ जाता है। और उत्पल भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अमित शाह से अगर आपको मिलना हो तो 24 घंटा नहीं तो 48 घंटे में आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। राहुल गांधी से लोग 2 साल नहीं मिल पाते हैं, तो आप कैसे मतलब ये उम्मीद करते हैं कि आप उस पोस्ट से लड़ लीजिएगा। अभी हाल फिलहाल में फ्रैंक हुजूर की मौत के बाद भी ये इस तरह के सवाल उठे थे, और फिर बाद में जो है बिल्कुल 2-4 दिन देर के बाद से, जबकि वो उनसे मिल करके जाने के बाद मतलब मिलकर उसी शहर में, दिल्ली में ही उनकी उनकी मौत हुई है, हार्ट अटैक हुआ। राहुल गांधी जो पहली राहुल गांधी बिहार आए थे 5 जनवरी को, जो संविधान सुरक्षा सम्मेलन हुआ था, फ्रैंक हुजूर उसके पूरे ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के वो कन्वीनर थे उसमें, वो फ्रैंक हुजूर, मनोज यादव जी। तो ये उस वक्त भी सोशल मीडिया पे सब तमाम बातें उठी थी। संजीव जी आपके पास आते हैं, उस समय आप कुछ बोल भी रहे थे, हाँ, कुछ माधव सिंह सोलंकी जब अनिश बोल रहे थे तब आप बोल रहे थे, और वैसे टिप्पणी के तौर पर जो है अभी सबको सुना आपने, और सोशल जस्टिस वाले मसले पर ही राहुल गांधी, एक और जो मैं जान रही हूँ कि आपका ध्यान जरूर गया होगा उस पर, जब वो बार बार वो कांग्रेस की तरफ कर रहे हैं कि कांग्रेस जो है इसको ये न्याय और ये जो है एक्सरे और तमाम तरह की चीजों का, लेकिन वो ये भूल जा रहे हैं कि सोशल जस्टिस या जो जाति जनगणना और ये तमाम चीजें जो है उनसे काफी पहले से दूसरे राज्यों में, खासकर दक्षिण के राज्यों में वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। वो मतलब उन्होंने ही उसको दिया है और उस पर काम करते रहे। तो एक ये चीज की कांग्रेस, आप इसको अभी अपना रहे हैं, लेकिन वो तमाम पार्टीज हैं जो पहले से इस पे काम कर रही थी, उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया है अपने यहाँ। उस पर तमिलनाडु इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सबसे पहले। तो ये तमाम चीजें जब वो बोल रहे थे तो ये सब उनके उसमें नहीं है। तो ये भी एक तरह की, और तब जबकि तमिलनाडु आप समझ रहे हैं कि स्टालिन जो है उनके गठबंधन का भी हिस्सा है और बहुत ही मजबूत सहयोगी के तौर पर है। देखिए, एक तो कांग्रेस अभी भी स्मृति लोप का शिकार है। हाँ। और आप जब आप सारी बातें आपने सुनी, सरदार पटेल की जब बात करते हैं कि उन्हें हमें रिक्लेम करना है, तो वो एक पैकेज है, और वो पैकेज ये है कि आप अपने तमाम लीगेसी को करेंगे। जैसे प्राइवेट सेक्टर के रिजर्वेशन को लेकर के आज हम लोगों ने सुबह भी बात की, अभी तक तो उनके रिजोल्यूशन में या कोई भाषण में तो नहीं आया है, रिजोल्यूशन में शायद आया, देखते हैं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। आप बात करेंगे तो अर्जुन सिंह को कैसे भूल जाएंगे। बिल्कुल। हम तो कहते हैं कि राहुल जी इतना बड़ा दिल करिए, इंडिया गठबंधन के नेता की तरह व्यवहार करिए, और इतिहास में भी आप बीपी सिंह को भी गले लगा लीजिए, क्योंकि बीपी सिंह भी आपके मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और बाद में सोनिया जी को, और खास करके अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को ये करने में उनकी बड़ी भूमिका है, डायलिसिस पे, बीमारी में। तो ये एक संकट है कि आप चीजों को देखिए, ऐसा नहीं है कि वो उनको ये पहली बार बात हम लोग कह रहे हैं। 2023 में ही चुनाव के लगभग पहले दिसंबर जनवरी में उनसे एक पत्रकार मिले, और उनको ये बातें कही जा चुकी हैं। उनको कहा गया कि आपकी मीडिया टीम में 80 लोग हैं, उसमें कितने ओबीसी हैं। तो राहुल जी ने डेमो कर दिया, डेमो करके पूछा तुम्हारी जाति क्या है, तो किसी ने कहा कोयरी, तुम्हारी कुशवाहा बोला, फिर कोयरी क्लियर किया, किसी 4 लड़कों को खड़ा कर रखा था उन्होंने। तो उन्होंने, बताने वाले ने बताया कि आप बताइए कि इसके अलावा, और चेहरों में तो आप कहीं नहीं हैं। तो इतने दिन तो हो गए, 1.5 साल, आप कौन सा प्रयोग, कहां जाएंगे वो जाकिया जाफरी। यहां आकर के राजेंद्र प्रसाद आप संविधान पे बोलने आते हैं, एक बार भी राजेंद्र प्रसाद जी के जो उस पे चले जाते, कोई नहीं। माने आप जाति के हिसाब से सोचते हैं तो कायस्थ तो कम से कम खुश हो जाते हैं आपसे। हालांकि राजेंद्र प्रसाद को कायस्थ की तरह बहुत नहीं देखा जाता है, कायस्थों के घर में बहुत राजेंद्र प्रसाद उस तरह से नहीं है जिस तरह से दूसरी जातियों के यहाँ मिल जाते हैं। लेकिन कहने का मतलब आप आए हैं, सच्चिदानंद सिन्हा का तो कम से कम पहला संविधान सभा का,
आपको लग रहा है कि आप जहां से शुरू हुए हैं वहीं से, तो ये स्मृति लोक का मामला है। नहीं, सिर्फ वही नहीं हो, मतलब बिहार को बिहार के तौर पर पहचान दिलाने वाले वो आइकॉन रहे हैं। बिल्कुल, आप इन सारी चीजों को नहीं रिकॉग्नाइज करिएगा और बात नहीं करिएगा। देखिए, राहुल जी को ये सुविधा है ही नहीं। वो जब इतिहास में जाएंगे तो एंटी इनकम्बेंसी उनसे और बहुत सारे सवाल उनके सामने खड़े हो जाएंगे। वो जब सोशल जस्टिस की बात करेंगे तो आप 90 के दौर में जाके नहीं कर सकते हैं, जब आपके पिताजी ने 10 गिलास पानी पिया था, क्योंकि अब सोशल जस्टिस 30 साल आगे जा चुका है। शरद जी कहा करते थे कि 30 साल का कोर्स हमने पूरा कर दिया, अब आगे का 30 साल का कोर्स दूसरे लोगों को करना है। और कहते हैं शरद जी हमारे गुरु थे, तो गुरु थे तो भाई आपको अति पिछड़ा तो सिखा गए होंगे। एक शब्द बोला उन्होंने अति पिछड़ा, लेकिन वो प्लानिंग में नहीं है उनके अति पिछड़ा। आप वही बात कर रहे हैं जहां जाकर के, तो ये दिक्कत है। एक साथी लिख रहे हैं 3 नाम लिया उन्होंने, मैं तीनों के बारे में बता रहा हूँ। कन्हैया का नाम लिया उन्होंने, इमरान का नाम लिया उन्होंने, जिग्नेश का पता नहीं क्यों नहीं लिया, दलित हैं वो, जिग्नेश का नाम लेना चाहिए। जिग्नेश ग्राउंडेड है, वहां 2 बार विधायक बन चुके हैं। एक तीसरा नाम भी लिया उन्होंने, और ये तीनों ही डैम फेलियर हैं। ये किसको कह रहे हैं कि बैठ जाइए? इमरान प्रतापगढ़ी को किस लिए बना दिया गया, क्या है, कहाँ रूट है उनका? एक कांग्रेस के नेता ने कहा कि वो इसलिए उनको बना दिया गया कि वो कांग्रेस के आयोजनों में जाने के लिए 3 लाख रुपए लेते थे। तो 3 लाख मजाक कहा होगा या सच कहा होगा ये मैं नहीं जानता आज तक, लेकिन वो 3 लाख ना दे, इसे अनम्यूट कर लीजिए। तो कहने का सही कहा। एक मुशायरा पढ़ने का इमरान 4 लाख 5 लाख रुपए लेते हैं एक मुशायरा पढ़ने का। अब वो मैं जानता हूं मैं उनको, कॉन्सेशन में जाते थे। अब वो नया चेहरा कैसे बन जाएंगे? नया चेहरा तो ग्राउंड से निकला हुआ कोई नेता बनेगा मुसलमानों का। तो आप उनको लेकर, आपकी कोटरी क्या है समझ में नहीं आ रहा है। कन्हैया जी ने अभी किसी भी फ्रंट पे प्रूव नहीं किया है। आप बात चाहे जो कर लें, भाषण बहुत अच्छा देते हैं, तो आप उनको अच्छा स्पोक्स पर्सन बना दीजिए। लेकिन आप कहीं ले जाकर के प्रयोग, एक तीसरा नाम भी लिया था उन्होंने, वो तीसरे की भी बात में बताना चाह रहा था, वो अब दिख जाए तो बता दूं। जिग्नेश नहीं है उनमें, हाँ सिंधे ने अपने जिले में कांग्रेस को हराया है, प्रणीति सिंधे ने, और उम्मीदवार खड़ा करके हराया है। तो इसलिए नहीं कि यूट्यूबरों ने चला दिया राहुल जी खूबसूरत हैं और सिंधे जी खूबसूरत हैं, दोनों बैचलर हैं, की भी चर्चा हो जाती है। हाँ, इसीलिए देखिए, आप स्त्री काल पे भी समय देते हैं तो उसको आप समझें। एक तो हम लोग कमिटमेंट के साथ भी काम कर रहे हैं, हम लोग ये नहीं कर रहे हैं कि हमको कीवर्ड लेना है, हमें ये करना है। हम चाहते हैं कि जो 10, 20, 50, 100, 200 लोग सुनते हो वो एक जाए बात हो और चीजें हो। तो कुल मिला के मनोरमा, देखिए इरादा अच्छा है, सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, इरादे को एग्जीक्यूट करना बेहद जरूरी है। वो यदि और उसकी जगह आप अकड़ बनाएंगे, आप टकराएंगे, आप तेजस्वी जी से टकराएंगे, आप अखिलेश जी से टकराएंगे, तो अपने तो डूबेंगे सनम, इन्हें भी ले डूबेंगे। यदि आपकी ये तैयारी है कि मोदी जी अपने आप, जैसे जवाहरलाल नेहरू खटिया पर ही गए, खटिया तक प्रधानमंत्री रहे ना वो। मणि जी कहते हैं कि भारत के इतिहास में अशोक की बड़ा आलोचना करते हैं, कई लोग नाराज हो जाते हैं। उन्हें माफी मांगा नहीं उन्होंने, आरजेडी में जब थे तो वो कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी लिप्सा है कि आप मरते मरते तक उस पर हैं। और नेहरू थे और उसके बाद अशोक, हालांकि दोनों ग्रेट थे। और अब मोदी जी का लग रहा है तो विदा होंगे तभी राहुल जी आएंगे क्या? तब तक हम लोग का क्या होगा? तो यदि कांग्रेस का वो प्लान है तो क्या उसके पहले अखिलेश और तेजस्वी की सारी संभावनाएं खत्म करना चाहते हैं? और ये बीमारी 10 बजे उठने का सिर्फ तेजस्वी की नहीं है, सूरज दाई, ये बीमारी राहुल गांधी की भी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी सीधे ऑफिस कभी नहीं बैठते। आप बताइए कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, छोटे छोटे प्रेस कॉन्फ्रेंस, सर वो जिम जाते हैं, सुनते हैं सवेरे। नहीं, मैं उसका अर्थ ही नहीं, मतलब कहने का मतलब है आप काम करेंगे। एक आध फोटो शेयर बस आप किसी और का नाम नहीं ले रहे। मैं उठने का अर्थ मैं ये कह रहा हूं कि काम करना चाहिए। आप बताइए ना, इंडिया गठबंधन के ही एक नेता ने कहा कि ये जो बैठकें करते थे, देखिए इस देश में तो तमाशा बना ना, 2 साल 1 साल बैठक पे बैठक, बैठक पे बैठक, बैठक पे बैठक, कोई रिजोल्यूशन नहीं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ऐसे आती थी जैसे कोई तैयारी ही नहीं हो, और वैसे ही आप पहुंच गए हैं गुजरात। बहुत हमारा ध्यान नहीं था उत्पलन जो कह रहे हैं। जाकिया जाफरी आज गई हैं, ये लंबे दौर तक उन्होंने संघर्ष किया था। अब आप चाहते, अरे मोदी की छवि को भी लेकर के और तमाम चीजें आकर सामने हो जाती।
दिल या के मानस मुखर होकर के बोलना, जो एक टिप्पणी में हम लोग मतलब जैसे हैदराबाद वाले मसले पर था, तेलंगाना की का जिक्र किया, और जब गुजरात में बोल रहे तो मुसलमानों को लेकर जिस तरह से बात करनी चाहिए थी, जो एट्रोसिटीज इस पूरे गुजरात मॉडल ने के कारण हुआ, बिल्किस बानो का था, ये तमाम चीजों पर हम लोग मुझे लगा कि शायद मैं मिस कर गई हूँ, लेकिन जितनी देर मैंने सुना उसमें ये नहीं था तो निराशा हुई, तभी मैंने इसको कंफर्म किया। वो जहां बोलने आते हैं वहां के लोगों का नाम नहीं लेते, वहां के लोगों से बात नहीं करते, तो ऐसे अलूप दुनिया से बाहर होकर के मैं बस कंप्लीट कर दे रहा हूं सके कि दुनिया से बाहर होकर के चीजें आप कहीं भी किसी भी धरती पे चले जाइएगा नहीं होगा, आपको जुड़ना होगा लोगों से। बात मैं कह रहा हूं कि आपके सामने एक इतना फर्जी आदमी बैठा, आपसे चुनाव आपको लड़ना है, सत्ता मैंने झूठ बोलने वालों का एक लिस्ट आया था जिसमें ट्रंप कितना झूठ बोले, मोदी जी कितना झूठ बोले, तो वो तो जाकर के चेतक का नानी ढूंढते हैं गुजरात में, राजस्थान में जाते हैं, तो आप समझिए। और कनेक्शन का लेवल ये है जो आप सकेब बता रहे हैं कि उनका ऑफिस ये ख्याल रखता है कि एक चिट्ठी आ जाती है यदि आप ये करते हैं। मैं तो एक बात कह रहा हूं, इससे बड़ा और क्या हो सकता हो। तो दुनिया ने देखा, जो बीजेपी के खिलाफ लगातार एक्टिव रहे कुलदीप नैयर, लगातार बाघा बॉर्डर पे इनके नैरेटिव के खिलाफ काम करते रहे, वहां अमित शाह पहुंच गए। तो आप कहां किस हिसाब से आप राजा की तरह व्यवहार करिएगा और सोशल जस्टिस नहीं हो पाएगा। इरादा अच्छा है, संत आदमी आप हो सकते हैं, पॉलिटिक्स करना है आपको। मनोरमा जी, शाकिब आप कुछ कह रहे थे। हाँ, एक चीज मैं बोल रहा हूँ मनोरमा जी, मैं कल से ये बोल रहा हूँ, देखिए जब तक आप मुसलमानों को मुसलमान कह के एड्रेस नहीं करेंगे और माइनॉरिटी बोलते रहेंगे, तब तक आप मुसलमानों के साथ होने वाली एट्रोसिटीज को जनरलाइज कर रहे हैं। और जब तक आप ध्यान दिया ना, कल की आपकी टिप्पणी के कारण ही आज मेरा राहुल गांधी के इसमें अल्पसंख्यक बोला, मुसलमान नहीं बोला। मुसलमान आप बोलते हैं तो आप मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसको आप जनरलाइज कर रहे हैं, और जब तक आप जनरलाइज करेंगे मुसलमान उस तरह से इमोशनल कनेक्ट आपसे नहीं कर पाएगा। जिस तरह से लालू यादव आदमी डंके की चोट पे बोल देते हैं तो मुसलमान भाइयों को कुछ नहीं होने देंगे, तो देखिए कि लालू यादव के लिए मुसलमान कैसे कर लेता है। अभी तेजस्वी के बारे में समस्या है, जैनियों के साथ क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। सिखों के साथ तब हो रहा है जब वो किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं। तो ये तो सच है कि आप जो है अल्पसंख्यक की जगह मुसलमान बात करनी चाहिए। ठीक है, हाँ शाकिब अपनी बात पूरी कर लीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि तेजस्वी के साथ भी मुसलमान तभी तक जुड़ा है जब तक लालू यादव हैं। लालू यादव जिंदा है तब तक मुसलमान जुड़ा हुआ है। अगर तेजस्वी का यही रवैया रहा तो उनको लात मारने में हम लोगों को टाइम नहीं लगेगा। अल्टीमेटली देखिए, पैन इंडिया तो एक जो पैन इंडिया बीजेपी को हरा सकती है वो कांग्रेस ही है, इसमें तो हम में से कोई भी जो है हम मतांतर नहीं होगा, लेकिन उस लेवल पे आपको जाके मेहनत करनी है, उस लेवल पे। और एक आप हैं, बीजेपी से आप बड़ी पार्टी है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। पैन इंडिया आपका संगठन है, आप दक्षिण भारत के राज्यों में है जहां भारतीय जनता पार्टी अभी तमिलनाडु में पैर नहीं पसार पाई, आप वहां भी हैं। दक्षिण भारत की तमाम राज्यों में आपकी उपस्थिति है, हर जगह आपके पास कार्यकर्ता है, लेकिन आप उसको कम से कम एक वो करके, मतलब हम कहते हैं कि उसको यूनाइट करके उसका यूज करिए, आप पॉजिटिवली यूज कीजिए। और जो नए युग की चुनौतियां उसके हिसाब से आपको ढलना होगा, बिल्कुल, जो मौजूदा समय की। संजीव जी कुछ टिप्पणियां अगर हैं तो उसमें हम लोग एक दो ले सकते हैं, तो मैं ये टिप्पणी को सिर्फ एड्रेस करना चाहूंगा। बीपी सिंह को लेके एके कह रहे हैं, कुछ किताबें उस दौर का देखिए एके, और उसको देखिए बीपी सिंह की क्या भूमिका थी, बाद में सोनिया गांधी को लेके क्या भूमिका रही, अटल जी को उसमें, और राजीव गांधी ने जो चमत्कार किए 5 साल में। राजीव गांधी राहुल गांधी के पिताजी हैं, इसलिए आदर मत करिए, अच्छे इंसान थे वो भी, लेकिन संभल नहीं पाई थी चीजें। साहबानो और वो दोनों अब ताला खोला उन्होंने ही। यदि आप सच में सांप्रदायिकता के, यदि राजीव गांधी को प्यार करते हैं राहुल गांधी को, तो अलग बात है। दूसरी बात कि मैं वो फोर्स मामला इसलिए सामने आ गया और टकराव बीपी सिंह से इसलिए शुरू हो गया कि मिस्टर क्लीन ने ये कहा था कि आप जो है ऑपरेशन करिए वित्त मंत्री के तौर पे, कोई नहीं बख्शा जाएगा, मैं कहीं इंटरवेन नहीं करूंगा। तो हाथ लगा दिया वित्त मंत्री के तौर पे। जब उन्होंने काम करना शुरू किया, इनके लोगों पर हाथ लगने लगा, तो उनको हटाया गया। जब हटाया गया तो रक्षा मंत्री बना दिया गया। वहां से जो टसल शुरू होता है। अदरवाइज तो आपको बीपी सिंह और राजीव गांधी एक खाट पे सोए हुए, आपको उत्तर प्रदेश में जाते थे तो नहा करके ट्यूबवेल पे, एक खाट पे अंडरवियर में, ये भी किया है उन्होंने, और सीनियर भी थे वो, उनसे पहले यहाँ थे। ऐसी दोस्ती थी। तो चीजें हैं कि अब आप इतिहास में जाइएगा तो उससे बाहर निकले। राहुल गांधी इतिहास खोद रहे हैं, तो इतिहास में जाके बड़े आदमी की तरह सोशल जस्टिस पे आइएगा, तो सोशल जस्टिस का तो पूरा संघर्ष ही कांग्रेस के खिलाफ है।
तो फिर तो आपको उधर से ही ना चीजें लेनी पड़ेंगी। जी। तो और सूरज सर, अगर आप कोई टिप्पणी करना चाहें, जैसे कि खासतौर पर इस पर कि ये जो अधिवेशन का जो भाषण था उसमें अभी आपको लग रहा है कांग्रेस में अभी चीजों एक हिचक थी राहुल गांधी में। एक टिप्पणी सिर्फ करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने सीखी, और मैं अभी तुरंत नाम लिया काशीराम जी की राजनीति का, कि एक प्रतिनिधित्व वाले मंशा से वो सभी समाज को कहीं ना कहीं बिठाते थे। जैसे और उसको जब फूलन देवी को रिप्रेजेंटेशन दिया मुलायम सिंह जी ने, तो एक बड़ा संदेश गया, और आज भी वो तबका जो है जुड़ा हुआ है समाजवादी पार्टी से। तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए, अप्रैल में अभी कई सारे ऐसे दिन हैं, जैसे 11 तारीख को महात्मा फुले की जयंती है, 13 तारीख को बीपी मंडल साहब की पुण्यतिथि है, 14 तारीख को तो सब मनाते ही हैं बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। तो इन तिथियों पर एक प्रतीकात्मक कुछ भी उनको कहे, जैसे पटना गए थे, मैंने व्यक्तिगत रूप से उनके सेक्रेटरी के माध्यम से बताया था कि बाबू जगजीवन राम का 5 अप्रैल को जयंती है, और बाबूजी जब तक कांग्रेस के साथ थे, दलितों की बड़ी एक संख्या और वोट बैंक जुड़ी हुई थी कांग्रेस पार्टी के साथ, तो उनके किसी भी मूर्ति पर एक माल्यार्पण होना चाहिए। इसी तरह बाबू जगदेव प्रसाद जी के, कर्पूरी ठाकुर जी के, आप पटना जा रहे हैं और चुनावी मोड में है, तो जो वहाँ एक उससे आपका कुछ नहीं, 10 मिनट समय केवल जाता। लेकिन बात तो सही इन्होंने कहा कि वो तो मंच पे नाम भी नहीं लेते हैं, और नाम नहीं लेते हैं उसमें दोष पूरा उनका नहीं है, उनके जो लोग उनको एडवाइस करते हैं। अब वो गए, देखिए इसके पहले जो जयंती थी पटना में, जिनकी जयंती पे गए थे, जो पहले दलित मिनिस्टर जी, उनका नाम उन्होंने गलत बोला मंच पे। तो जगजीवन बाबू जी के नाती से भाषण जरूर दिलवा दिया, वो नाती कभी दिखाई नहीं पड़ता। यहाँ मीरा कुमार जब आए सर, वो चुनाव लड़ रहा था, तो हॉल में 200 लोग भी नहीं जुटे थे चुनाव के दौरान, भरे चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में मीरा कुमार जैसी नेता, और वो भाषण जरूर दे दिया, लेकिन बाबूजी का नाम राहुल गांधी के मुंह से नहीं निकला। एक बार निकला था, लेकिन इन दोनों का नहीं, बुद्धू नोनिया और इनकी चर्चा नहीं जी। हाँ, और सबसे बड़ी बात है, देखिए वो शब्द जो है मंडल कमीशन, मंडल शब्द जल्दी अपने भाषणों में नहीं बोलते हैं, आप गौर कीजिए। जी बिल्कुल जी। बाबा साहब को भी अम्बेडकर जी बोलते हैं, बाबा साहब को भी अम्बेडकर जी बोलते हैं, बाबा साहब नहीं बोलते हैं। बिल्कुल जी, अम्बेडकर जी बोलते हैं। अनीश कुछ टिप्पणी करना चाह रहे हैं। मनोरमा जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, राहुल जी आजकल लग रहा है कि गांधी जी को पढ़ना शुरू किए हैं, पढ़ रहे हैं लगातार। मुझे लगता है कि गांधी जी जो बोलते थे कि सिर्फ आलोचना नहीं करना है, कि आपको अल्टरनेटिव मॉडल देना होगा, या फिर एक आपको उसका सोल्यूशन भी देना होगा। मुझे लगता है कि गुजरात मॉडल को जब खारिज कर रहे हैं, तो उसके बरक्स जो है आंध्र मॉडल को खड़ा करना चाहते हैं, और खास करके जाति जनगणना को लेकर या सोशल जस्टिस को लेकर, जो उनका जो अपना राहुल जी का देखने में आया। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर आप सचमुच सामाजिक न्याय करना चाहते हैं, कास्ट सेंसस करना चाहते हैं, तो उसके आगे का क्या? उसके आगे अभी राहुल जी नहीं बता पा रहे हैं। एक्चुअली मुझे जो लगता है कि देखिए, हुआ क्या है कि आप एक और चीज ऑब्जर्व करेंगे, तो पहले मैं पीछे वाला बात बोल लेता हूँ। हुआ क्या कि आप अगर सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, तो आप जिस तरीके से कांग्रेस जो है पंचायती राज लाया था, नीतीश कुमार ने सबसे पहले जो बिहार में रिजर्वेशन दिया, 33%, 25% अलग अलग जगह हुआ था, तो कांग्रेस में कहाँ पंचायत में रिजर्वेशन दिया गया सबसे पहले, राहुल जी उसी को बताते, और फिर उस पे सोशल जस्टिस से जोड़कर एक अल्टरनेटिव मॉडल आप दे देते। जैसे अभी कोऑपरेटिव का, अमित शाह के जी का जो है वो कोऑपरेटिव को लेकर बहुत अच्छी तैयारी हो रही है, और आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि अलग अलग कोऑपरेटिव के बारे में अनाउंसमेंट होगा। राहुल जी यही बात बोल देते कि अगर ये होता कि कोऑपरेटिव सेक्टर जिसको कांग्रेस ने खड़ा किया गुजरात में, हम महिलाओं को या फिर रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन वहां SC ST OBC को कोऑपरेटिव सेक्टर में देंगे, चेयरपर्सनशिप सीट पर भी, और बोर्ड ऑफ मतलब कोऑपरेटिव सेक्टर्स के डायरेक्टर को भी। आप ये कम से कम अनाउंस तो कर सकते थे ना। दूसरा हो क्या रहा है कि आप सीटिंग अरेंजमेंट आप कांग्रेस का देखिए, पहले जो अधिवेशन होता था उसमें मसनद और एक
एक टेंट में आमने सामने कार्यकर्ता बैठे होते थे और मंच भी बहुत ऊंचा नहीं हुआ करता था, उस पे मसनद रखा हुआ रहता था, गोल वाला तकिया, और उस पे सारे नेता लोग बैठे रहते थे। अभी क्या है, आप अहमदाबाद में देखिए, वो चाहे प्रार्थना हो या फिर जब राहुल जी संबोधन करते हैं तो पूरा एक मंच का प्रोफार्मा था। वो पहले वाला भी सीटिंग अरेंजमेंट जिसमें कार्यकर्ता जुड़ाव महसूस करता था, वो भी चेंज हो गया कांग्रेस में। तो मुझे लगता है कि इन सब छोटी छोटी बातों को भी लेके कांग्रेस या तो ध्यान नहीं दे रही, या फिर कोई करने वाला है क्या, किसके भरोसे लोग बैठे हुए हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और दूसरी बात की, गुजरात में जो सरदार पटेल से जुड़े जो आसपास जो लोग थे, जिससे लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, महात्मा गांधी से जुड़े, देखिए महात्मा गांधी जी बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस हैं। आप देखेंगे कि आश्रम में वो दलित परिवार को निकालने के लिए जो उनके फाइनेंसर थे वो अड़ गए थे, और भी आश्रम में रहने वाले लोग अड़ गए थे, लेकिन गांधी जी अड़े रहे कि नहीं, अगर इस दलित परिवार को निकाला जाएगा तो हम भी बाहर जाएंगे और नहीं रहेंगे आश्रम में। अंत में सारे लोगों को मानना पड़ा जो उनको फाइनेंस करते थे, आश्रम वाले लोगों को लेके। तो गांधी जी अपने आसपास पूरा, आप एक देखेंगे, एक तरीके का दलित तो को लेकर एक उनका इंक्लूसिवनेस दिखता है आश्रम के अंदर। लेकिन वहां राहुल गांधी का पूरा ये देखेंगे, या कांग्रेस, गुजरात कांग्रेस का कमेटी में भी आप देखेंगे, जैसे अलग अलग कमेटी वहां पे बना अधिवेशन को लेके, उसमें भी जब आप नाम देखेंगे तो वहां भी डाइवर्सिटी की काफी कमी है। और मुझे नहीं लगता है कि ये अगले कुछ दिनों में राहुल गांधी के पास कोई जादू की छड़ी है जो घुमा कर ठीक कर देंगे। अभी कांग्रेस को बहुत कुछ करना पड़ेगा, मुझे जो लग रहा है। चलिए, जाते जाते एक टिप्पणी मनीष जी, आप इस पर करें क्या, ये अभी अगर 2029 के हिसाब से देखें तो अभी समय है, राहुल गांधी ने अभी शुरुआत की है, तो इतना निराशावादी टिप्पणी सब लोग क्यों कर रहे हैं? चीजें सुधर भी तो सकती हैं। और ये आलोचनाएं भी आमंत्रित हुई है, तो तमाम ये आलोचनाएं उन तक तो पहुंचेगी कि कहां कहां वो एड्रेस नहीं करें, और कैसे जो भी मसले हैं, चाहे गुजरात जाकर के वो खास तौर पे जो जकिया जाफरी से लेकर बिल्किस बानो, या जब वो नरेंद्र मोदी के उस चीज पर चोट करना चाह रहे हैं, तो कैसे बिना सांप्रदायिकता को चोट किए हुए और मुसलमानों के साथ एक बहुत स्ट्रांगली खड़े हुए बिना कैसे वो संदेश दे पाएंगे। तो ये सारी कमियां जो है, आज जैसे आजकल जो 2 दिन अधिवेशन चला, तो उसके बाद वो मैसेज आगे भी तो जाएगा, और एक शुरुआत हुई है, हो सकता है ट्रैक पर आ जाए। मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि राहुल गांधी पे आज हम लोग इसलिए चर्चा ज्यादा कर रहे हैं आजकल कि वो सामाजिक न्याय की जो घोषित फोर्सेस थी वो पीछे लौटी थी बीच के दौर में। वो अगर आप ध्यान दें, बिहार से लेकर यूपी तक जो झंडा बरदार जो सामाजिक न्याय की फोर्सेस थी, वो उन्होंने वो बैक हुई थी, वो A to Z की राजनीति की तरफ बढ़ गई थी। अगर आप ध्यान दीजिए तो वो बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी, मैं बहुत ठोस रूप से इस बात को कह रहा हूं। तो इसलिए भाई अभी उन राहुल गांधी की प्रासंगिकता इसलिए बनी हुई है कि जिनको हम सामाजिक न्याय की फोर्सेज मानते थे, वो बेसिकली दूसरी राजनीति की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही थी। 2024 में जनता ने करेक्ट किया, तो वो भी उन्होंने भी अपने को फिर से रिटर्न करने की कोशिश की। इसलिए राहुल गांधी की प्रासंगिकता अभी बनी रहेगी। ये बनी इसलिए रहेगी कि जिनको हम सामाजिक न्याय की फोर्सेज मानते थे, आज वो राहुल गांधी की राजनीति से बहुत आगे जाके बात नहीं कर रही हैं। एक बात समझना है हम लोगों को कि राहुल गांधी नया एंट्री है, न्यू एंट्री है राहुल गांधी की, लेकिन और जो फोर्सेज हैं वो बहुत कोई बड़ी लकीर खींच के सामने नहीं है, आसपास ही है। इसलिए अभी ये चर्चा बना रहेगा। इसको हम लोगों को समझना चाहिए कि हम लोग अभी कम से कम राहुल गांधी के बारे में ये बात कर रहे हैं कि कितना जाएंगे सामाजिक न्याय के बारे में, तो हम लोग अभी राजद के बारे में भी बात कर सकते हैं कि उनकी राजनीति कहाँ जा रही है। हम अभी अखिलेश के बारे में बात कर सकते हैं कि वो राजनीति कहाँ जा रही है। तो इसलिए अभी बहुत ये जो जितने दायरे हैं इंडिया गठबंधन के अंदर, तो उनकी राजनीति असल में एक ही दायरे में है। वो लगातार अप डाउन कर रहे हैं, वो कोई स्पष्टता नहीं ला रहे हैं, कोई क्लियर कट उनकी लाइन नहीं बन पा रही है। ये अभी बना हुआ है, और इसलिए हम लोग अभी राहुल गांधी बात कर रहे हैं। इसलिए केवल राहुल गांधी पे बात नहीं करना होगा, आपको अखिलेश की राजनीति पे और राजद की राजनीति पे भी बात करनी होगी। एक आध दो प्रोग्राम भी आपको करना होगा, और ये हम लोग को समझना है। इसलिए राहुल गांधी की प्रासंगिकता अभी बनी रहेगी। बस इतना ही मैं कहना चाह रहा जी। तो अब इसी नोट पर चर्चा को खत्म किया जाए।
कोई भी अगर कुछ भी 1-2 लाइन जोड़ना चाहे तो जल्दी से जोड़ दे, तो फिर चर्चा को खत्म करेंगे। मुझे लगता है कि 1-1.5 घंटे हो गए जी। मुझे लगता है कि बिहार का चुनाव जो है अभी तात्कालिक बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी जी। जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार का चुनाव जो है वो तात्कालिक उसको अपने ध्यान में रखकर चल रहा है। इससे सोशल जस्टिस जो है वो ज्यादा, जबकि 2029 को ध्यान में रखे यूपी तो चुनौतियां बदल सकती हैं, तो देखते हैं कब काम करते हैं उस पर। लेकिन हाँ, तमाम उसके पक्षों पर जो आप लोगों ने बात की उसमें वो कमियां तो हैं, और बहुत मजबूती से चुनौती पेश करने के लिए उन सब पर जो है उनको एड्रेस करना मनोरमा बहुत। एक सेकंड, एक नुकसान मेरा ये हो गया कि मैं सुबह चाहता था कि आधे घंटे बात करूं कि राहुल गांधी 90 के दशक में कैसे क्यों हैं, और वो सब जो हम लोग जो लिखते पढ़ते रहे हैं लगभग वही भाषा बोल रहे हैं, और दावा हम इसलिए कर रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड के हमारे लेख, तो हम उस पर बात करना चाह रहे थे, लेकिन सारी बात तो अभी हो गई। फिर भी कल हम लोग देखते हैं, बात करें। चलिए ठीक है फिर। कल तो कल आप कल सबका हम बहुत मनीष भाई का कल हम लोग मनीष भाई के सजेशन को एग्जीक्यूट करते हैं, और सही में हम लोग कल आरजेडी पे बात करें, तेजस्वी अखिलेश पे बात करें, बिल्कुल ये भी जरूरी है। ये भी बिल्कुल। जरूरी है। ठीक है, 11 बजे हमने तेजस्वी पे बात की थी, जरूर सुनना चाहिए, 2 दिन पहले की थी, जिनको भी सुनना होगा, और जरूर बार अभी बार तो बात करनी होगी संजीव भाई, अभी बार बार बात करनी होगी मनीष जी संजीव भाई। तेजस्वी ही होंगे आने वाले दिनों में, नीतीश ही नीतीश होंगे, क्योंकि अभी देखिए अभी तो चुनाव नजदीक आ रहा है, नहीं अभी चूंकि हलचल कांग्रेस की है इसलिए हम बात कर रहे हैं। ये थोड़ा बैलेंस करना होगा, और भी ये जो धाराएं हैं अभी इंडिया गठबंधन के अंदर का, उन सब पे थोड़ा आपको बात करना होगा, उसमें भी जरा हटके में भी, जरा हटके में भी, जरा अभी हटके इसलिए में हो भी। गया ना हमारे यहाँ, इसलिए अभी हो गया कि कांग्रेस अभी हलचल बहुत है, तो यहाँ और दूसरे लोग जो है, जैसे हम लोग माले पे अभी तक मात्र 1 एपिसोड किया हमने CPI-ML पे, और वो जबकि बहुत उसकी भी एक्टिव बात कर, जबकि हमें बिहार में बिना उसकी बात किया बिहार की राजनीति की रोज बातें कर रहे हैं, लेकिन माले के उसके ऊपर नहीं कर रहे हैं, लेफ्ट का जो है उस पर बात नहीं कर रहे, तो वो भी एक अहम पक्ष है जिसमें हम बात करेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन संजीव आज जी की ध्यान चर्चा देंगे बस इस पे, अभी, आपका सवाल आज की सही, चर्चा संजीव जी बस ध्यान अब देंगे। ऑफ कैम बात कर लेंगे हम लोग, जो है हाँ लाइव में अब यहीं पर चर्चा को खत्म करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार सभी मेहमानों का भी और आउटसाइड पैनलिस्ट का भी। कल फिर हम मिलते हैं किसी और महत्वपूर्ण चर्चा पर। श्रीकाल को देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।